डियर एसीसी स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब लोग? एंड आई होप सबकी ऑडिटिंग की तैयारी तो बहुत अच्छे से ही चल रही होगी। तो ऑडिटिंग का पेपर हो और हम इम्पोर्टेंट टॉपिक एरियाज को भी डिस्कस कर रहे हो, तो उस इम्पोर्टेंट एरियाज में एक क्वेश्चन जो है सबसे ज्यादा फेमस है और ऐसा आज तक एसीसी हिस्ट्री में ही नहीं हुआ कि डबल ए के पेपर में कंट्रोल रिलेटेड एरियाज में से कुछ भी टेस्ट ना हो। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा। आज के सेशन में हम कंट्रोल रिलेटेड एरियाज जो है डिस्कस करने जा रहे हैं। देखो, कंट्रोल एक ऐसा टॉपिक एरिया है जो कि सेक्शन ए एंड सेक्शन बी दोनों ही सेक्शंस में इंपॉर्टेंट है अगर बात आती है डबल ए की। और कंट्रोल पेपर वाइज नहीं भी सोचा जाए तो ऑडिटिंग के पर्सपेक्टिव से एक ऐसा एरिया है जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है ऑर्गेनाइजेशन पर्सपेक्टिव में। देखो, ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोल लगाना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? वैसे ये आप लोग नीचे कमेंट में मेंशन कर सकते हो अगर आप तैयारी कर चुके हो। नहीं पता तो आज आपको पता लग जाएगा। कंट्रोल लगाने से लेके कंट्रोल की चेकिंग को लेके कंट्रोल में कुछ वीकनेसेस भी होंगी, बट अगर वीकनेसेस हैं तो रिकमेंडेशन भी आएंगी। तो आज ये सारे एरियाज जो है हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के सेशन को हम करते हैं स्टार्ट एंड समझते हैं कि इंटरनल कंट्रोल का एरिया डबल ए के सिलेबस में कैसे टेस्ट होता है। तो देखो, आपका पेपर में ये एरिया जो है अगर मैं मिनिमम टू मिनिमम भी जाऊं ना, तो 16 मार्क्स जो है डबल ए में कंट्रोल रिलेटेड एरियाज में बहुत ही आराम से जो है टेस्ट होता है। और ये इंटरनल कंट्रोल रिलेटेड एरिया का एरिया 16 से जाके अगर मैक्सिमम रेंज में जाया जाए तो इट कैन बी 25 मार्क्स। तो 25 नंबर, वैसे तो एक एक नंबर की कीमत हम सब जानते हैं, एक नंबर की कीमत तुम क्या जानो। तो जानते हैं, सभी लोग एसीसी स्टूडेंट्स जानते हैं। तो चलिए नंबर्स तो बढ़ाएंगे हम, बिकॉज हमें करना है स्मार्ट वर्क अलोंग विद आवर हार्ड वर्क। तो अब पहले समझते हैं कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्या है और वो कैसे चलता है। आज ये सारा कुछ हमारे प्लानर में फिक्स्ड है। तो देखो, कभी भी ऑर्गेनाइजेशन में सब कुछ चीजें अच्छी होने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जो है ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा होना चाहिए। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्या है, उसका ऑर्गेनाइजेशन में क्या रोल है, ये बात शायद आप सब लोग जानते ही होंगे कि ऑर्गेनाइजेशन में अगर चीजें इंटरनली अच्छी नहीं है यानी कि कंट्रोल नहीं लगा। अब कंट्रोल तो देखो, हमारे पेरेंट्स भी हमें करते हैं। कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज को भी करना जरूरी है और वो क्यों जरूरी है हम जानते हैं। तो देखो, आज ये बात समझना हमारे लिए जरूरी है कि कंट्रोल वाला एरिया क्या होता है, कंट्रोल में कमियां कब होती हैं, फिर उन कमियों को हमें ढूंढना कैसे है, एंड फिर अगर कमियां हमने ढूंढ ली सिनेरियो में तो उनके अगेंस्ट जो भी रिकमेंडेशन होगा वो कैसे जाएगा। तो ये सारा कुछ एरिया एक ऐसा एरिया है जो कि पेपर में पक्का पक्का आने वाला ही है। तो चलिए, इंटरनल कंट्रोल है क्या? देखो, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट लगाती है। मैनेजमेंट क्यों लगाती है? ताकि ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम्स जो है अच्छे से चलते रहें। एंड अगर बाय चांस कोई फ्रॉड है, कोई कोल्यूशन है, कोई एरर है, तो वो पहले से कंपैरेटिवली कि अगर कंट्रोल नहीं है तो वो कम हो जाए। जैसे कि हम जानते हैं कि हमने प्रीवियस सेशन में रिस्क के रिगार्डिंगली डिस्कशन किया था, जिसमें हमने इनहेरेट, कंट्रोल एंड डिटेक्शन 3 तरह के रिस्क की बात की थी। तो वहां पर हमने एक बात डिस्कशन में किया था कि जो हमारा कंट्रोल रिस्क होता है यानी कि कंट्रोल रिस्क रिलेटेड एरिया होता है, वो क्यों आता है? बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोल या तो है ही नहीं या फिर इतने अच्छे नहीं है कि जो है सिचुएशन में होने वाली कमियों को देख सकें। तो इसीलिए इट्स नॉट अबाउट जस्ट सेटिंग द पॉलिसी की फॉर्मलाइज लिख दिया कि ये करना है वो करना है, बट इसको ऑर्गेनाइजेशन वाइड इन्वायरमेंट में अप्लाई करना ही हमारे कंट्रोल सिस्टम का पार्ट होगा। तो देखो, हम जानते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में अगर कभी भी कोई भी ऑडिटर आता है तो वो ये करने नहीं आता, और हमने पहले डिस्कस भी कर लिया कि कितना फ्रॉड है। फ्रॉड चेकिंग उसका मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है। उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? दैट ही विल बी गिविंग ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट कि क्या वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है ठीक है या नहीं है, उनमें फेयर प्रेजेंटेशन है या नहीं है। तो अब उसी पॉइंट पे अगर आए
तो हमने बोला रीजनेबल एश्योरेंस वो देके जाएगा। रीजनेबल क्या होता है? दैट मीन्स कि मैक्सिमम लेवल ऑफ एश्योरेंस, बिकॉज ऑडिटर कभी आके गारंटी तो नहीं देके जा सकता। बट अगर ऑर्गेनाइजेशन में बहुत अच्छा कंट्रोल बेस्ड सिस्टम है, यानी कि चीजें पहले ही सिस्टमैटिक बेस पे चल रही हैं, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट होने का चांस जो होता है कम होता है। अब रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, आज भी बता चुकी हूँ। लाइक अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है कि जिसने पिछला सेशन नहीं देखा है, तो आज भी बता देती हूँ कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स मींस मटेरियल मिसस्टेटमेंट। मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्या होती है? एक ऐसा मिसस्टेटमेंट जिसके कारण यूजर्स के इकोनॉमिक डिसीजन जो है इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। अब यानी कि ऐसा मिसस्टेटमेंट होने का चांस जो होगा कम हो जाएगा अगर हमारे यहाँ पर कंट्रोल पीछे से अच्छे तरीके से लगे होंगे। अब मैम, कंट्रोल अच्छे से लगे होंगे ये तो आपने बोल दिया, बट कंट्रोल लगाएगा कौन ऑर्गेनाइजेशन में? तो ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने से लेके इंटरनल कंट्रोल तक लगाने की ड्यूटी जो होती है मैनेजमेंट की होती है। एंड मैनेजमेंट के साथ साथ बारी आ जाती है दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस। उनका यही काम होता है ये देखना कि ऑर्गेनाइजेशन में जो कंट्रोल लगे हैं वो कैसे हैं, वो अच्छे हैं, वो पूरी तरह से लगे हैं या नहीं लगे हैं। बिकॉज कहीं ना कहीं अगर कंट्रोल अच्छे नहीं होंगे तो वो ऑडिटर के करने वाले काम को इम्पैक्ट करते हैं। बिकॉज अगर कंट्रोल वीक होंगे तो उस टाइम पे ऑडिटर को बहुत अच्छे तरीके से चेकिंग करनी पड़ेगी। फिर वो डिटेल प्रोसीजर करेगा बिकॉज ही कांट रिलाई ऑन टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। तो अब इंटरनल कंट्रोल में कौन-कौन से लोग जो होते हैं इन्वॉल्व हो सकते हैं? देखो, चाहे वो हो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चाहे वो मैनेजमेंट हो, इंटरनल ऑडिटर हो, ये सब लोग कहीं न कहीं जो कि ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल तरीके के लोग होते हैं। अब आप कहोगे मैम यहाँ पर तो आपने इंटरनल ऑडिटर की बात की। देखो, इंटरनल ऑडिटर्स आर अपॉइंटेड बाय द मैनेजमेंट एंड दे रिपोर्ट टू द मैनेजमेंट। रेकमेंडेड होता है कि ये ऑडिट कमेटी को रिपोर्ट करे, बट इनकी हायरिंग कौन करता है या फिर इनकी रिपोर्टिंग कहाँ पर जाती है? हमारी ऑडिट कमेटी को। तो इस वाले पॉइंट से अगर हम देखें तो इंटरनल कंट्रोल के पॉइंट को कंसीडर करते हुए मेरे इंटरनल ऑडिटर भी यहाँ पर पार्टिसिपेटिव फॉर्म में आ जाते हैं। तो अब आगे आएगा एक एरिया आपके पास कि देखो, जो भी हमारे इंटरनल कंट्रोल होते हैं, ये जब कभी भी डिजाइन किए जाते हैं ना, तो इनके डिजाइनिंग के पीछे हमारे पास 3 फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव होते हैं। एंड इसको आप निमोनिक के फॉर्म पे रिप्रेजेंट कर सकते हो, लर्न कर सकते हो। मैंने जर्नली जो है इसको लर्न किया था। पहला, अगर मेन काम देखा जाए तो उसमें क्या होता है? एक्यूरेटिक फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, कि आपकी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो है वो एक्यूरेट हो उसके रिगार्डिंगली। दूसरा, विद रिस्पेक्ट टू कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन। एंड तीसरा हमारा आता है एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशन। ये तीनों एरियाज जिनका निमोनिक आप एस के नेम से कर सकते हो, इनकी लाइक फुलफिलमेंट के लिए हम जो है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जो है अच्छे तरीके से लगाते हैं, सो दैट कि ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शन जो है अच्छे से चलते रहे। तो अगर पहला एरिया अगर मैं बात करूं तो वो क्या है? एक्यूरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। जब कभी भी कंट्रोल लगता है तो कंट्रोल लगाने के पीछे का पर्पस यही होता है कि जो भी मेरी बीइंग अ क्लाइंट, तो क्लाइंट के पर्सपेक्टिव से सोचना है कि क्लाइंट का फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जो है बहुत अच्छा है, वहां पर कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट ना हो, चाहे वो फ्रॉड के कारण है, चाहे वो एरर के कारण है। तो इसके लिए क्या होगा? क्लाइंट क्या कर सकता है? एक अकाउंटिंग रिकॉर्ड अच्छे से बना के रखे, एंड ही शुड मेक श्योर दैट कि जो भी एसेट्स हैं दे आर सेफगार्ड फ्रॉम सम टाइम ऑफ मिसहैपनिंग, जैसे कि फ्रॉड से रिलेटेड हो गया, चोरी रिलेटेड हो गया, इन सब एरियाज में। अब इसमें हमारे पास जो दूसरा एरिया आता है, वो दूसरा एरिया क्या आता है? कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन में लॉज एंड रेगुलेशन का कंप्लाई करना किसकी ड्यूटी होती है? मैनेजमेंट की। तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जब कभी भी लगाया जाएगा तो उसमें हम क्या कंसीडर करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन जो है हर तरह के लॉज रेगुलेशन या फिर जो भी एप्लीकेबल इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है उनका कंप्लायंस कर रही है, रिपोर्टिंग अच्छे से हो रही है, हेल्थ सेफ्टी रूल्स जो है अच्छे से फॉलो हो रहे हैं। तो ये सब कुछ हम उसमें कंसीडर करके चलते हैं।
नाउ थर्ड वन इज एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशंस, कि हमें क्या ध्यान में रखना है कि हमारे जो भी ऑपरेशंस हैं वो अच्छे से चल रहे हैं, एंड प्रोसेस जो है वो ठीक है, कहीं पे कोई वेस्टेज नहीं हो रहा, प्रोडक्टिविटी हमारी बढ़ रही है, हमारे बिजनेस के ऑब्जेक्टिव जो है अचीव हो पा रहे हैं, तो मेरा ऑपरेशन जो है वो स्मूथली चल पाएगा। तो ये मेरे इंटरनल कंट्रोल प्रोसेस का जो है मेन ऑब्जेक्टिव है। तो अब ये तीनों मेन ऑब्जेक्टिव को अगर मैं ध्यान में रख के चलूं, बीइंग कंसीडरिंग माई सेल्फ एज एन ऑडिटर, तो वो क्यों होता है, उससे क्या होगा कि मेरे ऑपरेशंस अच्छे से चल पाएंगे, एंड अगर ये हो पाएगा तो मेरे ऑर्गेनाइजेशन के फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव जो है अचीव हो पाएंगे। तो देखो, जब कभी भी आपने कंट्रोल का क्वेश्चन करना है, वैसे मैं आपको अभी एग्जांपल थोड़ी देर में दिखाऊंगी, तो हमें एक बात ध्यान में रखनी है, बच्चों का ना एक पॉइंट रहता है कि मैम जब कंट्रोल वाला क्वेश्चन आता है या फिर रिस्क वाला क्वेश्चन आता है तो हमें ना कंफ्यूजन होता है, क्योंकि उसमें भी चीजें वैसी ही हैं, हमें चीजें खराब ही देखनी है, और हम ना कुछ ऐसा लिख देते हैं जिसके कारण ना हमें ऐसा लगता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रिस्क, ये सब कुछ। तो अब आप हमें गाइड करो कि क्या हमें इन वाले क्वेश्चंस में देखना है और ये रिस्क के क्वेश्चन से कैसे अलग हैं। तो अब ये क्वेश्चन रिस्क से कैसे अलग है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपने ये जो ए सी ई ये तीनों पॉइंट कंसीडर करके चलने हैं। उसका मेन पर्पस ये है कि अकाउंटिंग पर्सपेक्ट भी देखेंगे। अब बच्चे क्या करते हैं, अकाउंटिंग पर्सपेक्ट तो देखते हैं, बट इसको ना अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रॉन्ग हो गया, फिर वहां पे ले जाते हैं, फिर अंडर स्टेटमेंट ओवर स्टेटमेंट में ले जाते हैं। नो, देखो, अकाउंटिंग चीजों की गलती के कारण कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है अफेक्टेड होंगी और कैसे उससे बिजनेस पे इफेक्ट होगा, हम वो कंसीडर करके चलते हैं। कंट्रोल्स को देखते हैं, जैसे कि हमने बोला कि लॉज एंड रेगुलेशन का कंप्लायंस, तो लॉज एंड रेगुलेशन का अगर कंप्लाई नहीं होगा तो उससे बिजनेस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, अगर बिजनेस की एफिशिएंसी नहीं होगी तो फिर क्या इफेक्ट होगा। तो फिर ये सारी चीजें हम जो है कंसीडर करके चलते हैं। नाउ आगे चलते हैं। देखो, अगर मैं अपने इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की बात करूं, तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की क्या-क्या कंपोनेंट्स हैं, मैं वो कंसीडर करके चलती हूँ। तो इंटरनल कंट्रोल के कंपोनेंट्स में मेरे पास सबसे पहले आता है कंट्रोल एक्टिविटीज। तो लाइक मेरे पास कोसो ईआरएम फ्रेमवर्क है, आपको ये एरिया भी टेस्टेबल हो सकता है, ये आता है जेनेरिक थ्योरी एरिया में। वैसे ये बहुत ज्यादा वाला टेस्टेबल नहीं है, ज्यादा टेस्टेबल हमारा रिस्क वाला जो टी शेप वाला कंट्रोल वीकनेसेस रिकमेंडेशन वाला होता है, वो एरिया होता है। बट इस एरिया को आप फिर भी अगर आ जाए तो 4-5 मार्क्स में एक्सपेक्ट कर सकते हो। उसके अलावा ये वाला एरिया अगर आएगा तो सेक्शन ए की नॉलेज में मिक्स होके आ जाता है। तो मेरे अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जो कि मैनेजमेंट अप्लाई करती है, इसको हम कोसो फ्रेमवर्क के बेस पे लेके आ सकते हैं, एंड दे वर्क विद रिस्पेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव। तो देखो, सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, कंट्रोल एक्टिविटीज, जिसमें देखो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर हो जाते हैं जो कि मैनेजमेंट लगाती है ताकि ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशन जो है अच्छे से चल पाए। दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। ऑर्गेनाइजेशन में रिस्क जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर जो रिस्क होगा वो होगा बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क अब मैंने आपको रिस्क वाली क्लास में थोड़ा सा डिफाइन किया था। वैसे बिजनेस रिस्क इज नॉट पार्ट ऑफ डबल ए का सिलेबस, वो ट्रिपल ए के सिलेबस एरिया में है। बट बिजनेस रिस्क है क्या, वो बहुत जरूरी है इस वाले पॉइंट पे भी समझने के लिए, अलोंग विद दैट ऑडिटिंग रिस्क वाले पॉइंट ऑफ व्यू में समझने के लिए। तो देखो, रिस्क क्या होता है, बिजनेस रिस्क मीन्स बिजनेस को रिस्क। तो बिजनेस क्या रिस्क क्या होगा जिससे कि बिजनेस की ऑपरेशन को खतरा हो जाए, बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी ना हो पाए, बिजनेस की गुडविल को खतरा हो जाए, तो ये सारे एरियाज बिजनेस रिस्क में अराइज हो जाते हैं। तो उसमें हम क्या देख के करने की कोशिश करेंगे कि मेरा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ठीक है या नहीं है, एंड उन वाले एरियाज को हम कैसे एड्रेस करेंगे वो हम इसमें चेक करते हैं। थर्ड हमारे पास क्या होता है, इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंफॉर्मेशन सिस्टम में क्या होता है कि कैसे इंफॉर्मेशन पास ऑन होगी, ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड होंगी, ये सब चीजें हम उसमें कंसीडर करके चलते हैं। देन नेक्स्ट फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास मॉनिटरिंग, कि कैसे क्वालिटी चेक की जाएगी कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अच्छे से लगा है या नहीं लगा, एंड वी विल बी इवेल्युएटिंग ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ द परफॉर्मेंस। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एरिया आ जाता है विच इज लास्ट वन, जो कि मेरा है कंट्रोल एनवायरनमेंट। देखो, ऑर्गेनाइजेशन में जब तक कंट्रोल नहीं लगा होगा, एक कंट्रोल बेस्ड एनवायरनमेंट नहीं होगा, और उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, टॉप मैनेजमेंट का कमिटमेंट होना।
तो टॉप मैनेजमेंट अगर ऑनेस्ट नहीं है, टॉप मैनेजमेंट अगर एथिक्स को कंसीडर नहीं कर रही है, तो उस वाले केस में ऑर्गेनाइजेशन जो है कहीं ना कहीं फेलियर की तरफ जाएगी। तो इसमें हमारे पास जरूरी है कि टॉप मैनेजमेंट जो है कमिटेड हो इन सब एरियाज को लेके। तो ये सारे के सारे एरियाज जो है इंपॉर्टेंट है टू कंसीडर द इफेक्टिवनेस ऑफ द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। अगर ये नहीं है तो ऑर्गेनाइजेशन जो है अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगी। नाउ अब कंट्रोल एनवायरनमेंट, फर्स्ट जैसे कि टर्न ऑफ द टॉप, मीन्स कि मेरी टॉप लेवल मैनेजमेंट को क्या करना है। टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है दैट शुड बी गुड इनफ, या फिर अगर मैं बात करूं कि टॉप मैनेजमेंट का एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए दैट दे आर कंसर्न्ड अबाउट रिस्क, दे नो दैट पीपल आर अवेयर, उनके एक्शन क्या हैं उसमें हम यहाँ पर चले जाएंगे। टॉप लेवल मैनेजमेंट में हमें क्या करना चाहिए कि हमें कंसीडर ये करना चाहिए कि लोकल लॉज एंड रेगुलेशन का कंप्लायंस हो रहा है या नहीं है। ये टॉप मैनेजमेंट देखेगी। टॉप मैनेजमेंट ये देखेगी कि गवर्नेंस स्ट्रक्चर क्या है। टॉप लेवल मैनेजमेंट ये देखेगी कि रिस्क को लेके हम कितने सीरियस हैं, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्या है। तो ये सब चीजें कौन देखने वाला है, हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट। अगर टॉप लेवल मैनेजमेंट ही इसको लेके ऑनेस्ट नहीं है तो चीजें जो होंगी अच्छे से नहीं हो पाएंगी। नाउ फिर उसके बाद में अगर आगे बढ़ूं, नेक्स्ट आता है मेरे पास इंटीग्रिटी एंड एथिकल वैल्यूज। देखो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है दैट वी शुड बी हैविंग अ ऑनेस्ट बिहेवियर। ऑर्गेनाइजेशन में अगर एथिकल वैल्यूज की इंपॉर्टेंस नहीं है तो चीजें जो होगी अच्छी नहीं होंगी। और वो कब पॉसिबल है, अगर हमारे लीडर उसको जो है काफी ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं। अगर लीडर ही उसको प्रायोरिटी नहीं दे रहे देन फिर फॉलोअर्स भी उसको प्रायोरिटी जो है नहीं देंगे। सो दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की जो भी ये वैल्यूज हैं ये जूनियर्स को जो है अच्छे से पता हो। फिर मैनेजमेंट की फिलॉसफी, मतलब कि मेरी मैनेजमेंट कैसे इन रिस्क को डील कर रही है, मेरी मैनेजमेंट कैसे कंसर्न्ड है विद रिस्पेक्ट टू रिस्क। क्या मेरी मैनेजमेंट सीरियस है, क्या मेरी मैनेजमेंट जो है कहीं ना कहीं इन एरियाज को लेके जो है नेग्लिजेंट है। तो वो मैं मैनेजमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू जो है इसमें कंसीडर करके चलती हूँ। नाउ नेक्स्ट फिर उसके बाद हम चलते हैं आगे, जो कि ओवरसाइट बाय दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस। देखो दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस कौन होते हैं, हमारे अपर सीनियर लेवल के लोग होते हैं। तो ये क्या कंसीडर करके चलते हैं कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस अच्छा है या नहीं है, कंट्रोल अच्छे से चल रहे हैं या नहीं। तो ये सब कुछ देखना किसका काम है, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस का। वो ये देख के चलेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन में स्मूथनेस क्या है, कितनी है विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशंस। नाउ जब कभी भी हमारा कंट्रोल एनवायरनमेंट वीक होगा तो ऑडिटर क्या करेगा, उस वाले पॉइंट पे हमारे ऑडिटर जो है इस बात को ध्यान में रखेंगे कि इन कंट्रोल के ऊपर तो भरोसा किया ही नहीं जा सकता। तो फिर ऑडिटर उस वाले केस में मोर डिटेल सब्सटेंसिव टेस्टिंग करेंगे रिगार्डलेस ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द अदर कंपोनेंट्स। तो वो सब्सटेंसिव प्रोसीजर सब्सटेंसिव टेस्टिंग के ऊपर जो है फोकस करने वाले हैं। नाउ नेक्स्ट एंट्री रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। तो अब रिस्क बेस्ड प्रोसीजर के ऊपर मैं जाऊं तो मुझे ये देखना है कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन में कितना अच्छा सिस्टम है विद रिस्पेक्ट टू रिस्क। मैं मेरी ऑर्गेनाइजेशन में बिजनेस रिस्क क्या है, बिजनेस रिस्क क्या होता है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। दैट एनी रिस्क विच प्रिवेंट्स अस फ्रॉम अचीविंग आवर ऑर्गेनाइजेशनल एम, कोई भी एक ऐसी सिचुएशन जिससे कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशंस को खतरा है, कोई भी ऐसा सिचुएशन जिससे कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन के फ्लोज को खतरा है, दैट इज व्हाट मेरा बिजनेस रिस्क इज। और मुझे उनके ऊपर जो है ध्यान से रख के चलना है। नाउ अब देखो रिस्क असेसमेंट प्रोसेस में क्या होता है, हम रिस्क को आइडेंटिफाई करते हैं, ऐसे कौन कौन से सिनेरियोज हैं जो कि रिस्क क्रिएट करते हैं, एंड देन फिर हम उनके अगेंस्ट जो है एक्शन लेते हैं। फिर हम क्या करेंगे, रिस्क को एनालाइज करेंगे, देखेंगे उनका क्या सिग्निफिकेंस है, क्या उनका पोटेंशियल इम्पैक्ट हो सकता है। इससे हम क्या कर सकते हैं, मैनेजमेंट कैसे उन रिस्क को प्रायोरिटाइज कर रही है और मैनेजमेंट कैसे प्रायोरिटाइज करती है
बेस्ड अपॉन इम्पैक्ट एंड प्रोबेबिलिटी। और वो जो एरिया है वैसे यहाँ पर नहीं होता है, वो एरिया हमारे जो है एसबीएल में भी पढ़ते हैं, हम एपीएम में भी पढ़ते हैं, पीएम में भी पढ़ते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी, उसके ऊपर आने वाले सारे रिस्क को चेक करेगी एंड देन बेस्ड ऑन दोस रिस्क वो उनको प्रायोरिटाइज करके चलेगी। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, रिस्क को देते हैं रिस्पॉन्स। रिस्क रिस्पॉन्स क्या है हमारे पास, दैट हाउ टू डील विद दोज रिस्क। अब मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट तरह के रिस्क होते हैं। अब रिस्क को कैसे कंसीडर करके चलना है, कुछ रिस्क ऐसे होते हैं जो कि अवॉइडेबल होते हैं, कुछ रिस्क ऐसे होते हैं जो कि अनअवॉइडेबल होते हैं। तो मैं क्या कंसीडर करूंगी कि कौन से रिस्क को मैं कब कैसे बच सकती हूँ, मैं वो चेक करूंगी। एंड देन फिर अगर कहीं पे कोई प्रोसेस चल रहा है, तो ऑर्गेनाइजेशन में क्या चेक किया जाता है कि वो प्रोसेस कैसे चल रहे हैं, हम वो चेक करेंगे। एंड लाइक क्या ऑपरेशंस अच्छे से चल रही हैं या क्या ऑपरेशंस वीक हैं, तो हम इन एरिया को कंसीडर करके चलने वाले हैं। नाउ लेट्स मूव। तो देखो ये तो लाइक जनरल अंडरस्टैंडिंग होगी। अब अगर कोई प्रोसेस नहीं है, दैट मीन्स कि हमारे पास फॉर्मल रिस्क असेसमेंट प्रोसेस नहीं है, फिर मैं मैनेजमेंट से डिस्कस करूंगी कि कैसे वो देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कौन कौन से बिजनेस रिस्क अराइज होने वाले हैं। फिर अब उसी के बेस पे मैनेजमेंट, देखो मैनेजमेंट चेक करती है तो मैनेजमेंट ये भी तो देखती होगी ना कि उन रिस्क से डील कैसे करना है। तो मैनेजमेंट उनको कैसे डील करती है, आइडेंटिफाई करेगी, कैसे डील करेगी। अब इससे हमें समझ में आ जाएगा कि ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल कंट्रोल को लेके वीकनेस है या नहीं है। नाउ नेक्स्ट वन इज इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड कम्युनिकेशन। देखो इंफॉर्मेशन सिस्टम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत जरूरी है। इससे क्या पता चलता है कि ऑर्गेनाइजेशन में इंफॉर्मेशन कैसे आ रही है, कैसे प्रोसेस हो रहा है, कैसे रिकॉर्ड हो रहा है। एंड दैट इज बोथ कंप्यूटराइज्ड एंड मैनुअल। हम सिर्फ और सिर्फ मैनुअल के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते, हम सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटराइज्ड बेस्ड सिस्टम को नहीं कंसीडर करके चल सकते। फिर इंफॉर्मेशन सिस्टम में हमारे पास क्या-क्या एरियाज आगे आ जाते हैं, ट्रांजैक्शन को इनिशिएट करना कि बिजनेस की ट्रांजैक्शन को कौन कहाँ से आ रहा है, कौन उसको ऑथराइज कर रहा है, कौन उसको चेक कर रहा है, कौन उसकी डॉक्यूमेंटेशन कर रहा है, कौन उसको अप्रूवल दे रहा है। एंड सिस्टम एक ऐसा होना चाहिए कि वो ये देख के चले कि ओनली वैलिड ट्रांजैक्शंस आर बीइंग प्रोसेस्ड, इनवैलिड ट्रांजैक्शन को जो है हम कंसीडर नहीं करके जा रहे हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम चलेंगे आगे, जिसमें कि मेरा रिकॉर्डिंग एंड प्रोसेसिंग आता है, जिसमें हम क्या कंसीडर करके चलते हैं कि ट्रांजैक्शन को कैसे अकाउंटिंग सिस्टम में रिकॉर्ड किया जा रहा है, चाहे वो जर्नल एंट्री है, चाहे लेजर है, कैसे कैसे ट्रांजैक्शन जो है रिकॉर्ड हो रही है, जिसमें कि ऑटोमेटेड टूल्स वगैरह सब कुछ उसमें कवर होके जाएगा। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मीन्स कि इंफॉर्मेशन को कैसे इकट्ठा किया जा रहा है। देन इंफॉर्मेशन के इकट्ठे होने के बाद हम क्या कंसीडर करते हैं, हम ये देखते हैं कि उसका डिस्क्लोजर कैसे किया जा रहा है। तो ये सारे एरियाज उसमें हम कंसीडर करके चलेंगे। नेक्स्ट इज हमारा कंट्रोल एक्टिविटीज। देखो कंट्रोल एक्टिविटीज क्या होती हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ही लगाई जाती हैं। दीज आर द पॉलिसी एंड प्रोसीजर, जिससे कि मैनेजमेंट चेक करेगा कि क्या क्या एक्शन लेने हैं। एंड इसमें हमारे टेंजिबल एक्शंस भी हो सकते हैं, इंटेंजिबल एक्शंस भी हो सकते हैं। अब ये कंट्रोल एक्टिविटीज का एरिया है इम्पोर्टेंट। यहां से अगर मैं बोलूंगी आपके चैप्टर का जो टेस्टेबल एरिया है वो चेक हो रहा है। पेपर में आपको पता होगा कि क्वेश्चन कैसे आता है, एक आता है वीकनेस का एंड दूसरा उसी का सेकंड पोर्शन क्या होता है, रिकमेंडेशन। फिर एक एरिया आपके पास आता है लाइक कंट्रोल एंड उसी का ही दूसरा एरिया क्या आता है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल। तो यानी कि आपको कंट्रोल रिलेटेड एरिया समझ में आने चाहिए कि जो भी रिस्क है। अब इसीलिए हमें जो है रिस्क समझना जरूरी है, क्योंकि रिस्क के लिए, रिस्क से बचने के लिए तो कंट्रोल लगाए जाएंगे। तो कौन कौन से रिस्क हैं एंड कैसे उन रिस्क से रिलेटेड हम जो है कंट्रोल लगा के चलेंगे। तो अब ये कंट्रोल जो होंगे हमारे टेंजिबल इंटेंजिबल सारे हो सकते हैं। पहले कैटेगरीज ऑफ कंट्रोल को समझते हैं, जिससे कि हमें ये समझ में आ जाएगा कि कैसे वो वीकनेसेस वगैरह हम डील कर सकते हैं। तो पहला मेरे पास क्या है, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज मींस कि ड्यूटीज को डिवाइड करना सो दैट फ्रॉड एंड एरर जो है हमारा बचा रहे। तो उसमें मैं क्या कर सकती हूँ कि जो पर्सन, देखो सपोज करो कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन में पेमेंट का ऑथराइजेशन भी मैं ही कर रही हूँ एंड पेमेंट प्रोसेस करने वाली भी मैं हूँ।
तो दैट मीन्स मेरे हाथ में बहुत सारी ऑटोनॉमी है, सारी पावर मेरे हाथ में आ रही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, देयर शुड बी अ डिवीजन ऑफ रिस्पांसिबिलिटी, ओनली वन पर्सन शुड नॉट हैव द पावर। दूसरा अगर मैं बात करूँ फिजिकली कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? जैसे कि फिजिकल अगर कहीं चोरी से बचने के लिए या ट्रांज़ैक्शन कौन कैसे कर रहा है, कोई टाइम पे ऑफ़िस आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो उसके लिए क्या ज़रूरी होता है सर्वे करना। सो वो कैसे कर सकते हैं? लॉक लगा सकते हो, एक्सेस को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो, सीसीटीवी कैमराज़ लगा सकते हो, काउंटिंग कर सकते हो। तो ये क्या है हमारे फिजिकल कंट्रोल की टाइप्स हैं जिससे कि मैं एसेट को फिजिकली चेक कर सकती हूँ। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है और ये सारी की सारी एरियाज इंपॉर्टेंट हैं, यही आप सजेशन में लिखोगे। अभी हमें ऐसा लग रहा है कि ये क्या है बट सजेशन के टाइम पे यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट एरिया होके जाएगा। ऑथराइजेशन हम क्या चेक करके चलेंगे कि हर एक ट्रांजेक्शन जो है अप्रूव हो रही है सीनियर पर्सन से, एंड इसमें हमारे जर्नल ऑथराइजेशन भी आ जाएंगे, स्पेसिफिक ऑथराइजेशन भी आ जाएंगे। फिर उसके बाद मेरे पास आ जाता है मैनेजमेंट कंट्रोल। मैनेजमेंट कंट्रोल में मैं क्या कंसीडर करके चलती हूँ कि मैं चेक करूंगी मेरी एक्चुअल वर्सेस बजटेड। मैं वो चेक कर रही हूँ। मैनेजमेंट क्या करती है, देखती है कि कोई अनयूजुअल ट्रांजैक्शन तो नहीं आ रहा है उन उन एरियाज के रिगार्डिंगली, जिसके बेस पे मुझे ये नीड हो कि मुझे इन्वेस्टिगेशन देख के चलना है, तो वो क्या हो गया मेरा मैनेजमेंट कंट्रोल आ गया। फिर अगर मैं बात करूँ सुपरवाइजर मीन्स कि सुपरवाइजर क्या करता है, सुपरवाइजर सुपरवाइज करता है यानी कि चीजें चेक करता है। वो ये देखेगा, मॉनिटरिंग देखेगा, कंप्लायंस देखेगा, वो ये सारे एरियाज को कवर करने वाला है। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन में हम क्या कंसीडर करके चलते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में डेली ऑपरेशंस को कौन देख रहा है एंड लाइक एक्टिविटीज कैसे होके जा रही हैं, तो वो क्या हो गया मेरे ऑर्गेनाइजेशन वाइड एरियाज जो है कवर हो गए। अर्थमेटिकल कंट्रोल मीन्स उसमें मैं क्या कर रही हूँ अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक कर रही हूँ जिसमें कि ट्रांजैक्शन को मैच कर रही हूँ। मैं ये देख रही हूँ कि कंप्यूटराइज सिस्टम में हो या मैनुअल में जा रहा है, मीन्स ट्रांजैक्शन कैसे पास ऑन होके जा रही है। अगर मैं लगाना चाहूंगी पर्सोनल, पर्सोनल मीन्स इट लिंक टू द पीपल, मीन्स कि उनकी ट्रेनिंग उनका क्वालिफिकेशन मीन्स राइट पर्सन जो है वो काम कर रहा हो उसमें, जिसमें कि मैं उनका रिक्रूटमेंट प्रोसेस देखूंगी, उनकी ट्रेनिंग कैसे हो रही है, उनकी परफॉर्मेंस कैसे हो रही है, मैं वो सब एरियाज के ऊपर जो है वर्क करूंगी। तो ये सारे क्या थे हमारे कंट्रोल्स की कुछ टाइप्स थी जो जो कंट्रोल्स हम जो है लगा सकते हैं। नेक्स्ट एरिया हमारे पास आता है मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल। देखो कंट्रोल लगाना इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट, कंट्रोल अच्छे से लगा है इज ऑल्सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट। फिर अब उसके लिए अच्छा लगा है या बुरा वो चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कंट्रोल को मॉनिटर करना पड़ता है दैट वेदर द कंट्रोल इज वर्किंग अप टू द लेवल। तो उसमें हम क्या करते हैं, हम ये चेक करते हैं कि जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम लगा है उसकी क्वालिटी क्या है, हम ये देखेंगे। इसमें हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि हमारे ऑपरेशंस अच्छे से हैं या नहीं है, एंड देन बेस्ड ऑन दैट हम जो है करेक्टिव एक्शंस जो है ले सकें एंड टू आइडेंटिफाई द डेफिशिएंसी, ताकि हम उन डेफिशिएंसीज के ऊपर जो है वर्क कर सकें। मॉनिटरिंग से हम ये देखते हैं कि मेरे बिजनेस की कंडीशंस, बिजनेस का रिस्क या फिर मेरे बिजनेस के ऊपर जो है आने वाले जो भी ऑपरेशंस को लेके इश्यूज हैं वो उन कंट्रोल से पूरे हो पा रहे हैं या नहीं। क्योंकि अगर वो नहीं हो पा रहे हैं दैट मीन्स कि कंट्रोल के होने का कोई फायदा ही नहीं है। तो इसलिए ऑर्गेनाइजेशन में हम क्या करते हैं, मॉनिटरिंग एक्टिविटीज करते हैं जिसमें कि क्या होता है, हम चेक करते हैं, फिजिकली चेक कर सकते हैं, हम इंटरनल ऑडिट करा सकते हैं, एक्सटर्नल ऑडिट भी करा सकते हैं, एंड ऑनगोइंग मॉनिटरिंग में क्या होगा कि हम जो है साथ-साथ इवैल्यूएट करते रहते हैं। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, कंट्रोल की डेफिशिएंसीज को फाइंड आउट करेंगे। अब जब कभी भी मॉनिटरिंग करनी है तो एक अच्छा मॉनिटरिंग सिस्टम होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टाइमली उन डेफिशिएंसीज को कम्युनिकेट करना पड़ेगा, किसको, एप्रोप्रिएट सीनियर लेवल ऑफ मैनेजमेंट को या फिर दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को। एंड अगर कोई सीरियस मैटर होगा तो उसको हम क्या करने वाले हैं, मैनेजमेंट को जो है रिपोर्ट करेंगे दैट इट्स हैविंग सच लेवल ऑफ इश्यूज। अब मॉनिटरिंग की अगर मैं बात करूं तो मॉनिटरिंग हमारे पास क्या-क्या होती है? एक होती है हमारे पास ऑनगोइंग मॉनिटरिंग सिस्टम। तो अब इसमें मैं क्या करूंगी, एक नॉर्मल ऑपरेशंस बनाऊंगी जिसमें कि मैं मैनेजमेंट से रिव्यू ले सकती हूँ, रिकंसिलिएशन कर सकती हूँ, रिपोर्टिंग करा सकती हूँ।
एंड फिर उसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं, सेपरेट इवैल्यूएशन कर सकते हैं। सेपरेट इवैल्यूएशन में क्या होता है कि एक इंटरनल ऑडिटर हो गया या एक्सटर्नल रिव्यूअर हो गया, वो चेक करता है टेस्ट ऑफ कंट्रोल से की हेल्प से कि ये कंट्रोल कितने अच्छे हैं या नहीं है। कंट्रोल से हमें क्या पता चलता है, हम सेल्फ असेसमेंट की फॉर्म में जाते हैं एंड वो क्या होगा, हम चेक करेंगे कि ये एरिया में लाइक जैसे सपोज करो एक सीनियर पर्सन है, अगर हमने बोला हुआ है कि ड्यूटीज जो है एक पर्सन के हाथ में नहीं है, तो हम ये चेक करेंगे कि क्या सच में एक ही पर्सन के हाथ में नहीं है या फिर मतलब कि एक ही पर्सन कर रहा है और ऐसा बोला जा रहा है। तो हम लाइक लाइव ऑनगोइंग मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं, इवैल्यूएशन भी कर सकते हैं एंड फिर उसको चेक करने के बाद हमारा काम क्या होता है, उन डेफिशिएंसीज को रिपोर्ट करना। और रिपोर्ट हम किसको कर सकते हैं, लाइक एप्रोप्रिएट पार्टी मैनेजमेंट को कर सकते हैं, इंटरनल ऑडिटर को कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रिपोर्ट। एंड इंटरनल ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में लिखेगा। इंटरनल ऑडिटर कैसे करता है, लाइक एस्केलेट भी कर सकता है इशू को, अगर उसको लगता है कि कोई भी ऐसा इशू है जिसमें कि मैनेजमेंट की पूरी तरह से अटेंशन चाहिए। तो या तो मैनेजमेंट लेटर की हेल्प से मैनेजमेंट को रेकमेंड करेंगे, इंटरनल ऑडिटर या फिर अपनी रिपोर्ट बना के देगा, या फिर थर्ड हमारे पास क्या है कि इश्यू अगर बहुत ही ज्यादा सीरियस है तो उसको फिर एस्केलेट किया जाए। तो ये 3 एरियाज हमारे पास आ जाते हैं। तो अब यहाँ पर हमारे इस वाले प्रोसेस में इंटरनल ऑडिटर का जो रोल होता है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बिकॉज देखो इंटरनल ऑडिटर क्या करता है, इंडिपेंडेंट अश्योरेंस देता है। इंडिपेंडेंट अश्योरेंस क्या देगा, देखो बोला जाता है कि वो इंडिपेंडेंट है, एक्चुअल में होता चाहे वो मैनेजमेंट का एम्प्लॉय है, बट उसका काम वैसे क्या होता है कि उसने एडवाइस देनी है, कंसल्टिंग एडवाइस। इसका रोल कहीं ना कहीं इज डिफरेंट फ्रॉम मेरे एक्सटर्नल ऑडिटर वाले रोल से। तो ये क्या करता है, एडवाइस देता है कि ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑपरेशंस हैं वो अच्छे से चल रहे हैं या नहीं है, एंड वो कंट्रोल से कहीं कोई वैल्यू एडिशन हो भी रहा है या नहीं है। तो वो हम इसकी हेल्प से चेक करते हैं एंड फिर कहीं कोई रिस्क रिलेटेड एरिया लग रहा होगा तो वो इन एरियाज को लेके भी जो है गाइड कर देगा। अब आपके पास ना कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसमें कि मैं दिखाऊंगी सेल साइकिल, परचेज साइकिल, पेरोल साइकिल, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के साइकिल। अब ये क्यों है, अब ये पहले इसको समझ लेते हैं। देखो हमें पता है कि ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज होती रहती हैं। तो इन डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज के बेस पे अगर हम देखें तो हमें ये समझना चाहिए कि एक पूरा प्रोसेस क्या होना चाहिए और वो प्रोसेस की कमियां हमें कैसे कैसे जो है लाइक निकल रही हैं और उनके रिगार्डिंगली क्या सिस्टम होना चाहिए। तो एक होता है सेल सिस्टम। सेल सिस्टम क्या देखता है कि ऑर्गेनाइजेशन में, अगर सेल सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ऑर्गेनाइजेशन में सारे लाइक ऑपरेशंस जो है कैसे हैं, लाइक सेल में सेल हो रही है, सेल होगा तो दैट मीन्स कस्टमर है, कस्टमर है बिलिंग है, दैट मीन्स इनवॉइस इन्वॉइस्ड है, कैश सेल है या क्रेडिट सेल है, हम ये देख के चलेंगे। फिर लाइक सेल्स हुई है तो गुड्स डिलीवरेबल नोट भी होगा, हम ये चेक कर सकते हैं। मतलब अब आपको ये समझना चाहिए कि पूरे प्रोसेस में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हैं। वो जो चीजें इन्वॉल्व हैं वो कहीं ना कहीं आपके रिस्क वाले एरिया से हो या फिर आपके जो है प्रोसीजर वाले एरिया में भी काम आएंगे, बट थॉट प्रोसेस इन क्वेश्चंस में अलग होने वाला है। तो एक अच्छा कंट्रोल लगा हुआ होगा तो उससे क्या होगा, मेरा साइकिल जो है वो सही तरीके से चलेगा। अब अगर सेल्स एरिया में कहीं पे भी किसी भी प्रोसेस में कमी होगी तो वो इनएक्यूरेट रिकॉर्डिंग होगी, मे बी विद रिस्पेक्ट टू सेल्स, मे बी विद रिस्पेक्ट टू रिसीवेबल, मे बी विद रिस्पेक्ट टू कैश। तो ऐसी कुछ कमियां जो है उसमें निकल के आएगी। तो अब सेल साइकिल होता क्या है, सबसे पहले हमारे पास ऑर्डर आएगा। अब अगर ऑर्डर ही गलत रिकॉर्ड हो गया, आप ये समझ के चलो, हमने यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के पर्सपेक्ट पे नहीं सोचना। अगर ऑर्डर गलत रिकॉर्ड हो गया तो उससे क्या होगा कि मेरा ऑर्डर कंप्लीट नहीं होगा, इंफॉर्मेशन गलत होगी, मे बी प्राइसिंग को लेके, मे बी डिलीवरी को लेके, तो वहां पर इशू आ जाएगा। दूसरा, अगर मैं सेल सिस्टम में देखूं, नेक्स्ट हमारे पास क्या एरिया आ जाता है, क्रेडिट चेक। तो क्रेडिट चेक मींस कि मुझे ये चेक करना है कि मैं जो सेल कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो राइट कस्टमर को कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ। बिकॉज अगर वो सेल जो है लाइक एक ऐसे कस्टमर को की जा रही है जिसकी क्रेडिट लिमिट जो है ज्यादा है, लाइक मींस कि वो पे ही नहीं कर पाएगा, देन उस दैट केस में क्या होगा, हमारे पास जो है रिस्क रहेगा कि वो पैसे ना दे। तो यहाँ पर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के पर्सपेक्टिव से बात नहीं कर रहे, बट अगर वो पैसा नहीं देगा तो उस वाले पॉइंट से मेरे बिजनेस के ऑपरेशंस पे क्या इफेक्ट पड़ सकता है, हम ये देखने वाले हैं।
या फिर अगर मैं डिस्पैच सिस्टम की बात करूं तो गुड्स पिक्ड पैक्ड एंड डिस्पैच टू द कस्टमर। तो गुड्स जो है या तो हमने पिक की हैं, राइट, देन उसके अलावा अगर मैं इसमें बात करूं पैक्ड हुई हैं, गुड्स डिस्पैच हुई हैं, तो वो सही डॉक्यूमेंट के साथ हुई हैं, हम वो चेक करके चलेंगे। अब नेक्स्ट मेरे पास क्या आती है, हमारे पास एक एरिया आता है इनवॉइसिंग को लेके। तो इनवॉइसिंग का सिस्टम क्या है कि हमें जो है सेल इनवॉइस जो है करेक्ट प्राइस पे, करेक्ट टर्म पे, सही कस्टमर के नेम, ये सारी डिटेलिंग उसमें सही तरीके से रिकॉर्ड होनी चाहिए। रिकॉर्डिंग मीन्स कि ट्रांजैक्शन जो है सही तरीके से रिकॉर्ड हो रही है, प्रॉपरली ऑथराइज है, हम ये चेक करके चलें, है ना? तो लाइक विद प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है, वो अच्छे तरीके से उसमें कवर होना चाहिए। तो रिकॉर्डिंग सिस्टम में हम ये देखेंगे। अगर ये सारे जो एरियाज थे, अब इनके ऊपर हमने लगाने हैं कंट्रोल। तो अब कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें क्रेडिट वर्दीनेस, तो मैं उसके लिए क्रेडिट लिमिट चेक, मतलब क्या कंट्रोल उनमें लग सकते हैं। अब ये समझने की कोशिश करो कि अगर कोई भी कस्टमर ऐसा है जो कि लाइक लिमिट से बाहर वाला है, मींस कि हमें ऐसा लगता है कि वो ऐसा पर्सन है जो पे नहीं कर पाएगा, तो मुझे क्या करना है, मुझे पहले से ही क्रेडिट लिमिट चेक करके चलना है बिफोर थिंकिंग एनी कस्टमर। फिर उसके बाद प्राइस लिस्ट के ऊपर अब अगर हम बात करेंगे, प्राइस लिस्ट रेगुलरली मेंटेन करके रखो विद द ऑथराइज्ड प्राइसेस, कि जो भी वो पर्सन है उसका प्राइस जो है सही तरीके से उसमें अपडेट हो। उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, सीक्वेंशियली नंबर्ड हो, जिसमें कि सेल ऑर्डर, डिस्पैच नोट, इंडिविजुअल इनवॉइसेस, ये सब कुछ उसमें कवर होने चाहिए। नेक्स्ट इंडिपेंडेंट डिस्पैच मींस कि लाइक सेल्स एंड जो मेरा अकाउंटिंग वाला एरिया है, अलग अलग डिस्पैच चल रहा हो, ये हम कंसीडर करके चलेंगे। मैचिंग, मैचिंग के पर्सपेक्ट से हमें क्या कंसीडर करके चलना है कि डिस्पैच नोट्स और सेल इनवॉइस जो अलग अलग हो, मींस कि वो लाइक, और कैसे, उनके ऊपर जो भी अमाउंट है, अगर आपने बोला डिस्पैच गुड्स डिलीवरेबल नोट है और इनवॉइस गुड्स की क्वांटिटी, उनका लाइक क्वांटिटी अगर देखा जाए, प्राइस देखा जाए, या फिर अदर डिटेल्स, ये सारी सेम है दोनों से, जिससे कि हम क्या कर पाएंगे, वेरीफाई। एज रिसीवेबल से हम रेगुलरली रिव्यू करते हैं। एंड एज रिसीवेबल मींस कि कोई ऐसे डेटर जिनका टाइम, जैसे किसी को 60 दिन दिया हुआ था, तो अगर 60 दिन था, तो वो 60 दिन में, अगर अब कोई ऐसा है जिसको 90 डेज है, कोई ऐसा है जिसको 120 दिन है, तो जो नियर बाय वाले हैं उनको हम चेक करके रखें। तो ये मेरा काम होता है रिकंसिलेशन में, ठीक है। तो रिकंसिलेशन में मैं क्या करती हूँ, मैच करती हूँ इंडिविजुअल कस्टमर के साथ बैलेंस, हम ये चेक करके चलेंगे कि वो बैलेंस जो है सही तरीके से मैच हो रहा है या नहीं हो रहा। फिर उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, हम चेक करेंगे राइट ऑफ रिलेटेड एरियाज, कि कहीं कोई बैड डेट रिलेटेड एरिया तो नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर कोई बैड डेट रिलेटेड इशू आ रहा है, तो फिर उसको क्या करके चलना है, हमें राइट ऑफ करके चलना है, बिकॉज फिर उससे क्या हो रहा है, मेरे डेटर जो है ओवरस्टेटेड, बट ये ओवरस्टेटेड अंडरस्टेटेड वाला एरिया कहाँ पे करते हैं हम, हमारे रिस्क के क्वेश्चन में। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि अगर कुछ ऐसा है तो सीनियर पर्सन की अप्रूवल हो रही है, अदरवाइज क्या होगा कि अगर सीनियर पर्सन के अप्रूवल के बिना मेरे डेटर्स वगैरह राइट ऑफ नहीं हो रहे हैं, तो वो ओवरस्टेट कर रहा होगा, और उससे आपको ओवरस्टेट वर्ड नहीं लिखना है, तो उससे इफेक्ट क्या होगा, इनकरेक्ट रिकॉर्डिंग, ठीक है। तो मेरे बिजनेस को ऐसा लग रहा होगा कि मेरे पास तो इतने पैसे लेने वाले हैं, बट एक्चुअल में उतने पैसे लेने वाले नहीं है, देन इन दैट केस कैश फ्लो रिलेटेड इश्यूज जो है हमारे पास आ रहे होंगे। तो अब रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया, जो कि आप देखते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मैनिपुलेशन वाइज होता है। तो अगर ये सेल्स साइकिल के ऊपर कंट्रोल नहीं लगा, खास करके विद रिस्पेक्ट टू कट ऑफ क्या होता है, टाइमिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उससे क्या होगा, मेरे इनवॉइस जो है मैच नहीं हो पाएंगे, एंड इनवॉइस अगर मैच नहीं होंगे मींस कि उनका टाइम पीरियड मैच इन टर्म्स ऑफ टाइमिंग, तो उससे क्या होगा, मेरे जो है मिस स्टेटमेंट उसमें रहेगी, और मिस स्टेटमेंट जो है कहीं ना कहीं फिर हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मैनिपुलेशन करा के जाएगी, जिससे कि बिजनेस के ऑपरेशंस को खतरा है। सेम थिंग्स अप्लाई विद द परचेज साइकिल, परचेज में हमारे पास लाइक प्रोक्यूरमेंट, एक्सपेंडिचर, ये सारे एरियाज उसमें कवर होते हैं। तो ये क्या चेक करता है कि परचेजेस जो है हमारी कंप्लीट हो, एक्यूरेट हो, लायबिलिटी प्रॉपरली रिकॉर्डेड है, एक्सपेंसेस सही तरीके से रिकॉर्डेड है। तो एक अच्छा कंट्रोल सिस्टम है, जरूरी है।
ताकि उससे सिर्फ और सिर्फ ऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन जो है रिकॉर्ड होने वाली हैं। अब परचेज रेक्विजिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं तो हमारा जो भी डिपार्टमेंट है वो क्या कंसीडर करता है कि रेक्विजिशन मींस कि ऑथराइज्ड पर्सन उसको डील कर रहा है। ऑर्डरिंग के पर्सपेक्टिव से देखें कि हमारा जो भी परचेज ऑर्डर है वह एप्रोप्रिएट पर्सन के पास पहुंचा है। एंड देन उसके अलावा हम और क्या कंसीडर करके चलते हैं कि नंबर जो है सीक्वेंशली नंबर्ड है, हम ये कंसीडर करके चलते हैं। तो दीज आर द सर्टेन फैक्टर्स जो कि आपको जो है कंसीडर करके चलने हैं। नाउ गुड्स रिसीव्ड, तो इन वाले पॉइंट पे अगर मैं देखूं गुड्स रिसीव्ड का एरिया की परचेज है, देखो सेल थी तो गुड्स डिलीवरेबल था, यहाँ पर सेल है, परचेज है तो हमारे पास गुड्स आई होंगी, तो गुड्स आए के पर्सपेक्ट से हम क्या सोचेंगे, सोचिए तो गुड्स आई हैं तो उनको गुड्स रिसीवेबल नोट्स से मैच करेंगे एंड फिर उसको बाद से लाइक बाद वाली एरिया से मैच कर लेंगे। इनवॉइस, गुड्स को इनवॉइस से मैच कर सकते हैं हम देखने के लिए कि उसकी अमाउंट जो है एक्यूरेटली रिकॉर्डेड है या नहीं है, हम ये उसमें चेक कर सकते हैं। तो दीज आर सर्टेन एरियाज जो कि आप उसमें लिंक करोगे। पेमेंट, पेमेंट के पर्सपेक्ट से हम क्या करते हैं, पेमेंट की ऑथराइजेशन सही है, पेमेंट जो है रिकॉर्ड सही तरीके से हुए हैं या नहीं है, परचेज लेजर उसमें मैं चेक कर लूंगी, तो ये पॉइंटर्स उसमें जो है कवर हो जाएंगे ताकि हमारी पेमेंट जो है डिले ना हो। अब परचेज साइकिल में देखो आपको क्या कंसीडर करके चलना है, थ्री वे मैच, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है, पास्ट में क्वेश्चंस के बीच में बना हुआ है, जिससे कि मैं क्या करती हूँ परचेज ऑर्डर से गुड्स रिसीवेबल नोट मैच करती हूँ एंड फिर साथ में सप्लायर का इनवॉइस। उससे पहले पेमेंट नहीं होनी चाहिए, अगर पेमेंट हो गई दैट मीन्स की चीजें मिसिंग हो सकती हैं। अब गुड्स जो है अगर ऑर्डर गई हैं तो मैं क्या करूंगी, कैसे चेक करूंगी, परचेज ऑर्डर से मैच करूंगी कि यस कि वो ऑथराइज हुई थी ताकि पेमेंट अनऑथराइज परचेजेस के लिए ना हो जाए। मे बी देयर कुड बी सम फ्रॉडुलेंट इनवॉइसेस। गुड्स रिसीव्ड हुई हैं तो उसको मैच किससे करूंगी, गुड्स रिसीवेबल नोट से करूंगी, देखूंगी कि यस कि हमारी जो कंपनी है सिर्फ उन्हीं गुड्स के लिए पैसे पे कर रही है जो कि रिसीव हुई हैं, ताकि हमारी पेमेंट जो है एक्स्ट्रा ना पे हो जाए, हमारा खर्चा ना बढ़ जाए। और अगर ऐसे होता रहेगा तो हम फालतू में पेमेंट करते रहेंगे। फिर उसके अलावा अगर मैं नेक्स्ट देखूं तो मेरे पास आएगा अमाउंट एग्री, तो उसको मैं क्या करती होती हूँ, मैं क्वांटिटी से, मैं प्राइस से, इन वाले एरिया से मैच करती हूँ ताकि मैं ये देख लूं कि कहीं किसी एरिया में एरर तो नहीं है बिफोर मेकिंग द पेमेंट। तो हम उस वाले कंसिडरेशन में ये देख के चलते हैं। फिर एडिशनल इंपॉर्टेंट कंट्रोल इंक्लूड मेंटेनिंग एंड अप्रूव सप्लायर लिस्ट, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज बिटवीन ऑर्डर्स, रिसीविंग फंक्शंस रिक्वायरिंग ड्यूअल ऑथराइजेशन फॉर पेमेंट अबव सर्टेन थ्रेशोल्ड। तो किसी थ्रेशोल्ड लिमिट से ऊपर अगर पेमेंट करनी है तो हम वो चेक करके करेंगे, एज पेबल जो है चेक करके देखेंगे ताकि कोई फेक एंट्री जो है उसमें नहीं हो रही है। फिर उसके अलावा मेरे पास क्या आता है, पेरोल साइकिल, पेरोल दैट मीन्स इट रिलेट टू सैलरी वेजेस, है ना? सैलरी वेजेस वाले एरिया से रिलेट होगा। सो दैट मीन्स कि वो क्या कंसीडर करेगा इसमें, एम्प्लॉय का पॉइंट ऑफ व्यू कि एम्प्लॉय को उतने ही काम करने की पेमेंट मिली जितना टाइम पीरियड उसने काम किया है। एंड ये क्या होगा, बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव एरिया है विद रिस्पेक्ट टू द कंप्लायंस वगैरह, इन फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए एक अच्छा कंट्रोल सिस्टम होगा तो उससे क्या होगा, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल एक्सटर्नल दोनों तरह के फ्रॉड जो है बच जाएंगे एंड कहीं से कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। फिर अब अगर मैं देख रही हूँ टाइमिंग ऑफ रिकॉर्डिंग, तो अगर कंट्रोल्स के रिगार्डिंगली अगर मुझे टाइमिंग देखना है तो कितने घंटे उसने काम किया, उसको मेरा चेकिंग करना ज़रूरी है। कौन उसको अटेंड कर रहा है, सुपरवाइज़र है या नहीं है, हम ये सारे फैक्टर्स उसमें कंसीडर करके चल रहे हैं, ठीक है? कैलकुलेशन, गुड्स की कैलकुलेशन कितने घंटे काम किए उसी के बेस पे होगी कि कोई भी पर्सन है उसने कितने घंटे काम किया, उसमें हम टैक्स डिडक्शंस वगैरह भी साथ में कंसीडर करके चलते हैं। तो इंश्योरेंस, पेंशन ये सारे एरियाज़ हैं वो भी हम कंसीडर करके चलते हैं, तो हम वो देख के चलेंगे। पेरोल की ऑथराइजेशन सिर्फ और सिर्फ कोई सीनियर पर्सन हो वही ऑथराइज करे, ताकि जो है कोई अगर हमें ऐसा लग रहा है कि एक पीरियड से एकदम से ज्यादा पेमेंट आ रही है तो हम वो चेक कर पाए, और उन्हीं वाले ट्रिगर्ड एरिया के ऊपर आपको ध्यान में रखना है। पेमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये देखना है
कि पर्सन के बैंक अकाउंट चेक इशू कैसे पेमेंट आ रही है, और एक पर्सन के हाथ में पेरोल प्रिपरेशन और ऑथराइजेशन की पावर नहीं है, अलग अलग पर्सन के हाथ में अलग अलग तरह की पावर्स हैं, हमें ये बात माइंड में रखनी है। नेक्स्ट, टैक्स फाइलिंग का अगर पॉइंट अगर आता है, तो टैक्स फाइलिंग में क्या है कि मेरी जो स्टैट्यूटरी रिटर्न जो है वो टाइम पे हो रही है, एंड वो कैसे हो रही है, विद रिस्पेक्ट टू मैचिंग विद द पेरोल रिकॉर्ड, ताकि जो है मेरे डॉक्यूमेंट से मैच हो और कहीं हम एक्स्ट्रा पेमेंट ना कर दें जिसके कारण ऑर्गेनाइजेशन के खर्चे जो है वो ज्यादा होके दिखे। तो अगर पेरोल साइकिल के ऊपर आपको अगर कंट्रोल लगाने हैं, तो हम क्या करके चलते हैं, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी मींस कि जो पर्सन है पेरोल वाला और पेमेंट वाला पर्सन है वो अलग अलग पर्सन है, दे आर नॉट द सेम पर्सन। दूसरा, स्टैंडिंग डेटा चेंज की पे रेट, बैंक डिटेल्स, ये कैसे लाइक ये जो भी है, इनकी अगर कोई भी चेंजेस वगैरह होनी है तो एचआर से अप्रूवल हो। फाइनर और लीवर कोई भी पर्सन है तो वो उनकी जो भी होगा वो प्रॉपर ऑथराइजेशन के साथ हो। पेरोल रिव्यू किया जाए, कौन करे, सीनियर मैनेजमेंट करे, उसको कैसे मैच करे प्रायर पीरियड से, ये क्या है, रिकमेंडेशन। हम रिकमेंडेशन वाले एरिया में इसको कवर कर सकते हैं। उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, रिकंसिलेशन कर सकते हैं हमारे रिकॉर्ड के साथ। तो ये क्या हो गया, हमारे सारे के सारे एरियाज। अब एक एरिया हमारे पास आता है डेफिशिएंसी वाला, यानी कि हमने रिकमेंडेशन पहले कर लिया, जो कि हम या फिर ये ऑलरेडी प्रेजेंट है तो इनके ऊपर हम रिलाई कर सकते हैं। तो दैट मीन्स कि अगर सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी नहीं है एचआर और पेरोल वाले के बीच में, ये कमी है। अ, कोई पर्सन रिव्यू नहीं कर रहा, कमी है। घोस्ट एम्प्लॉइज यानी कि फिक्टिशियस एम्प्लॉइज हो पा रहे हैं, कमी है। अनऑथराइज्ड चेंजेस हो रही है, कमी है। एंड अगर कोई इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंटेशन है, दैट मीन्स ये भी कमी है। तो ये सारे कमियां हैं, आपके पास अगर कमियों वाला क्वेश्चन है तो कमियां निकालोगे एंड देन फिर रिकमेंडेशन दोगे। अगर सही वाला एरिया है, देन उसको कैसे चेक करना है वैसे वाला क्वेश्चन आएगा। तो बेसिकली ये एक लाइक पेरोल रिव्यू एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। सीनियर इंडिपेंडेंट पर्सन रिव्यू करे, चेक करे, एंड दैट पर्सन शुड इन्वेस्टिगेट द डिफरेंसेस। फिर मेरे पास एक आता है इन्वेंट्री एंड कैश सिस्टम वाला। ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज होते हैं, रीजन मीन क्योंकि इन्वेंट्री हो या कैश हो, ये चोरी होने का डर रहता है। सो बेसिकली इन एरियाज में ऑडिट रिस्क भी हो सकता है और कंट्रोल रिलेटेड एरियाज भी हो सकता है, तो आपको इन एरियाज को लेके बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है। देखो इन्वेंट्री में मुझे क्या चाहिए, एक तो फिजिकल सिक्योरिटी चाहिए, बिकॉज अगर फिजिकली सिक्योरिटी नहीं है तो चोरी हो सकता है। उसके लिए हमें सीसीटीवी मॉनिटर लगाओ, अलार्म सिस्टम लगाओ, ठीक है, ऐसा हम कर सकते हैं ताकि जो है चोरी ना हो सके। परपेचुअल रिकॉर्डिंग दैट मीन्स कि इन्वेंट्री का रिकॉर्ड जो है लाइक रेगुलरली हो रहा हो। कोई अगर ऐसे आइटम ऑफ इन्वेंट्री है जो कि बहुत ही ज्यादा स्लो मूविंग है तो उसको चेक करते रहो, एंड रिकंसिलेशन उसको करते रहो फिजिकल काउंट की तरह से, ताकि हमारे पास मैच होती रहे, जो बुक्स में और एक्चुअल में इन्वेंट्री है वो सेम है। तो उसके लिए हम फिजिकल इन्वेंट्री काउंट कर सकते हो, जो कि मैं ईयर ऑन ईयर भी कर सकती हूँ और मैं मिड ईयर भी कर सकती हूँ। एंड देन फिर उसके बाद और हम क्या कर सकते हैं, वैल्यूएशन का रिव्यू कर सकते हैं। देखो इन्वेंट्री की वैल्यू अगर कम ज्यादा होगी, दैट मीन्स कि मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी कहीं ना कहीं कमियां रह जाएंगी। तो हमें ये चेक करके चलना है कि इन्वेंट्री की वैल्यूएशन सही है या नहीं है, जिससे कि मुझे ये समझ में आ जाएगा कि अगर कोई भी इन्वेंट्री स्लो मूविंग है, ऑब्सोलीट है या खराब है, दैट मीन्स कि उसकी इन्वेंट्री की वैल्यूएशन मुझे राइट डाउन करके चलनी है और वो नहीं की हुई है। तो दैट कुड बी द इश्यू। तो मुझे क्या करके चलना है, अगर इन्वेंट्री ओवरस्टेट है तो उसको राइट डाउन करके चलो, ताकि माइंड में हमारे पास ये ना रहे कि इन्वेंट्री जो है इतने की पड़ी है। अगर हम बात करें कैश सिस्टम की, तो कैश सिस्टम में हमें क्या चाहिए होता है, कैश कंट्रोल लगा के चलना है, जिसमें कि हमारे पास बैंक रिकंसिलेशन जैसे एरियाज आ जाते हैं। तो बैंक रिकंसिलेशन क्या होता है, बैंक का लाइक रेक करना, जिसमें कि कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट को मैच करके चलते हैं। एंड एक बात ध्यान में रखना है कि अगर कोई भी डिफरेंस है तो उसके पीछे का रीजनिंग देख के चलो, और जहां पर भी कैश पड़ा है वो एरिया जो है रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए, एंड दैट पर्सन शुड हैव द ऑथराइज सिग्नेचरी। तो एक ऐसा पर्सन जिसके पास लाइक सिग्नेचरी अथॉरिटी है, उसके ड्यूअल साइनिंग के साथ ही आप जो है कैश जैसे एरिया को जो है एक्सेस कर सको, ऐसा कुछ होना चाहिए कंट्रोल की। पेटी कैश का सिस्टम क्या है, लाइक हमारे पास इम्प्रेस सिस्टम होना चाहिए, जिसमें हमें क्या करके चलना है,
कि हम ये चेक करके चलेंगे कि फ्लोटिंग चार्ट जो है सही है या नहीं है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हो, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी हो, मीन्स कि एक पर्सन के हाथ में सारी पावर ना हो, रिकंसिलिएशन करके चलो। तो ये हमारे क्या हो गए, सारे के सारे कैश रिलेटेड एरियाज हो गए। आप इसको ध्यान से 1 मिनट देखिए। तो देखो, अगर इन्वेंट्री हो या फिर कैश कंट्रोल हो, ये कहीं न कहीं अगर हम इनमें कॉमन पॉइंट देखें, बिकॉज़ हमें अपना काम जो है ईज़ी करना है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इनमें ईज़ी पॉइंट क्या है कि मैं अपनी ड्यूटीज़ को सेग्रीगेट करके चलूँ। दैट मीन्स कि एक पर्सन के हाथ में सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए। फिज़िकल कस्टडी अलग हो और काउंटिंग वाले एरिया अलग हो, ऑथराइज़ वाला पर्सन अलग हो। जिससे कि क्या होगा, एक पर्सन जो है सारी की सारी पावर नहीं ले सकता है, जिसके कारण मैनिपुलेशन होने के जो है चांसेस जो होंगे कम हो जाएँगे। अब नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास, डॉक्यूमेंटेशन। तो देखो, ये एक एरिया है जो कि हम सेक्शन ए में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, सेक्शन बी में छोटा-सा 3 टू 4 मार्क्स मैक्सिमम में आ सकता है। देखो, ऑर्गेनाइजेशन में हमें जो है समझना पड़ेगा कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के रिगार्डिंगली हम चीज़ें जो है डॉक्यूमेंट करके चलें, और डॉक्यूमेंटेशन ज़रूरी है बिकॉज़ उसके बेस पे हम प्लानिंग कर पाएँगे, एंड प्लान करके हम जो है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर आने वाले जितने भी रिस्क है उसको देख पाएँगे। मुझे पता चल जाएगा कौन-सा रिस्क है, उसका नेचर क्या है, उसका एक्सटेंट क्या है, कब वो रिस्क अराइज़ हो सकता है। तो देखो, डॉक्यूमेंटेशन के कुछ मेथड्स होते हैं। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को डॉक्यूमेंट अगर करना है, तो हर एक मेथड के कुछ ना कुछ फ़ायदे हैं या कुछ ना कुछ नुकसान है। तो सबसे पहला हमारे पास एरिया आता है नैरेटिव नोट्स, जो कि सबसे ज़्यादा सिंपल है। इसमें क्या है कि मैं नोट्स नरेशन की फॉर्म में ऑर्गेनाइज़ेशन के जो भी साइकिल है, प्रोसेसेस है, उन सबको रिकॉर्ड करके चलती हूँ, एंड जस्ट बेसिक रिकॉर्डिंग है। तो इसलिए क्या है कि ईज़ी टू गो है, फ्लेक्सिबल फॉर्मेट है, मैंने नोट्स बनाने हैं, एंड ये सिम्प्लिफाइड सिस्टम के लिए तो बहुत ज़्यादा ईज़ी गो है और समझ भी आ जाता है। बट डिसएडवांटेजेस क्या है कि जब मैं सब कुछ नोट्स नैरेशन फॉर्म में जा रही हूँ, तो उसको जो है डिफ़िकल्ट हो जाएगा, बिकॉज़ वो कई बार क्या होता है, वो लेंथी हो जाएगा, और हो सकता है कि इतना सारा डिटेलिंग में क्या की एरिया है वो हमसे मिस हो जाए, और इसको बनाने में टाइम बहुत लगेगा। दूसरी तरफ मेरे पास आता है फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट क्या होता है? इट्स अ डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन, जिसमें कि हमें क्या पता चलता है कि ऑर्गेनाइजेशन के डेटा कैसे पास हो रहा है थ्रू द सिस्टम, जिसमें कि मैं क्या कर सकती हूँ, डिफरेंट डिफरेंट स्टैंडर्डाइज एरिया देख सकती हूँ, एंड ऑर्गेनाइजेशन की क्या एक्टिविटीज हैं वो मैं देखती हूँ। तो एडवांटेजेस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे क्या दिखता है, लाइक कि लाइक ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम क्या है, उनमें कमियां क्या हैं, ये मुझे दिख जाएगा। फ्लो चार्ट बनाना इजी है, खास करके अगर बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इंटीग्रेटेड प्रोसेस है। बट अगर डिसएडवांटेजेस की बात करी जाए तो इसमें भी टाइम लग जाता है, और फ्लो चार्ट के साथ साथ हमें कहीं ना कहीं फिर भी थोड़ी सी नरेशन चाहिए। और जब कभी भी अगर कोई सिस्टम जो है अपडेट हो जाए, तो उस वाले केस में इनको अपडेट करना, मतलब पूरे के बीच में सेटिंग करनी हमें मुश्किल पड़ सकती है। तीसरा एरिया हमारे पास आता है क्वेश्चनियर का। क्वेश्चनियर क्या होता है, मीन्स कि हम पता है कि आपके पास भी कभी भी क्वेश्चनियर वाले आए होंगे, तो उसमें क्या होता है, स्टैंडर्डाइज्ड लिस्ट ऑफ क्वेश्चन होते हैं अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल, जिसमें कि हम जो है 2 कैटेगरीज में बाँट लेते हैं इसमें, आईसीक्यू एंड आईसीईक्यू। तो आईसीक्यू में क्या होता है कि सीरीज ऑफ क्वेश्चन होते हैं, और हम पूछते हैं येस और नो बताओ कि आपके पास कौन-कौन से कंट्रोल प्रेजेंट है या कौन-कौन से कंट्रोल नहीं प्रेजेंट है। तो ईज़ी टू गो होते हैं, स्टैंडर्डाइज़्ड फॉर्मेट होता है, एंड चांसेस ऑफ पीपल फीलिंग इट मोर, ये ज़्यादा होता है। बट कहीं न कहीं कमियाँ क्या है कि हर कोई जो है, देखो हमें भी अगर कोई पूछा जाए येस और नो, वो हमें पता ही है कि क्या आंसर लिखना है, तो वो हम सारे ऑलमोस्ट येसेस लिखते हैं, तो बहुत ज़्यादा पता नहीं चल सकता है। और हर ऑर्गेनाइज़ेशन के लिए ये सूटेबल और ज़रूरी नहीं है। तो लाइक सारे कंट्रोल एरियाज़ उसमें कवर हो जाते हैं। दूसरी तरफ आईसीईक्यू जो है, उसमें क्या होता है कि हम ना क्लाइंट से पूछते हैं कि आप बताओ कि कौन-कौन से कंट्रोल जो है प्रेज़ेंट हैं, एंड देन फिर क्लाइंट जो है उसमें बता देता है ये हैं या नहीं है। ये थोड़े से ज़्यादा डिटेल होते हैं, उस आईसीक्यू से काफ़ी ज़्यादा बेटर होते हैं। बट स्टिल कहीं न कहीं हमें भी पता है कि आंसर्स किस फॉर्म में देने हैं या हमें क्या करना है। तो अब ये एरिया जो है आपके पेपर में मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ सेक्शन ए में, कि या कि ये क्या कौन से कंट्रोल हैं, कब कौन से लगाने चाहिए, कुछ काइंड ऑफ एडवांटेजेस। दूसरी तरफ सेक्शन बी में भी ये किसी भी क्वेश्चन के साथ साथ में पेयर होके आ जाता है। अब हम बात करते हैं हमारे मेन एरिया, यानी कि पेपर में आइडेंटिफाई करना डेफिशिएंसी विद रिस्पेक्ट टू एग्जामिनेशन टेक्निक्स।
तो ये क्वेश्चन जो आपके पेपर में आएगा दैट विल बी टेस्टेड अराउंड 16 टू 20 मार्क्स, जिसमें कि आपके पास कंट्रोल वीकनेसेस, उसके रिकमेंडेशन एंड टेस्ट ऑफ कंट्रोल के एरियाज जो है आने वाले हैं। एंड आपको क्या करना है, क्वेश्चन में ध्यान रखना है, लिंकेज विद सिनेरियो इज मस्ट। सिनेरियो लिंकेज जो है इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि केस स्टडी को समझना, और केस स्टडी क्या है, कैसे हमें ये देखना है। तो देखो, जब कभी भी आप सिनेरियो को देख रहे हो तो आपको देखने हैं सिनेरियो के बीच के होने वाले रेड फ्लैग्स, क्या ऐसे एरिया हैं, क्या ऐसे पॉइंटर्स हैं जो कि मुझे कहीं ना कहीं ऐसा हिंट दे रहे हैं कि यहाँ पर कुछ कमी है। जैसे कि कोई नो, देयर इज नो, लैक, इनसफिशिएंट, ऐसे वाले कीवर्ड्स हैं, ये जो है मेरे ट्रिगर वर्ड्स हैं। जैसे कि उन्होंने बोल दिया कि कोई कंट्रोल नहीं है, दैट मीन्स कोई काम नहीं हुआ है, या फिर कोई सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी नहीं है, तो ये मेरे ट्रिगर पॉइंट्स हैं। तो वो क्या होगा, दैट मीन्स गिविंग मी एरिया जिससे कि हमें दिख रहा है कि वीक है, या तो वो वीक है या फिर इनसफिशिएंट है, या फिर नो कंट्रोल। तो ये एरियाज जो है हमें हिंट देते हैं। तो अब आपने क्या करना है, या फिर हमें दिख रहा है कि कोई सेम पर्सन है, स्पेसिफिकली उन्होंने बोला है कि जो ऑर्डर ले रहा है वही ऑथराइज कर रहा है, मैनुअल है, मतलब ये कुछ कीवर्ड्स हैं जिससे कि मुझे हिंट मिलेगा। फिर उसके बाद मुझे ये फॉर्मेट का ध्यान में रखना है कि हर एक डेफिशिएंसी, और इन क्वेश्चंस को पढ़ने का सबसे बेस्ट वे क्या होता है कि मैं सीक्वेंसली चलूं। तो हर एक डेफिशिएंसी को आइडेंटिफाई करो, उसको स्ट्रक्चर फॉर्मेट में लिखो, जिससे कि हमें समझ में आ जाए कि प्रॉब्लम क्या है एंड उसका बिजनेस पे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। हम क्या करेंगे, कंट्रोल को आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या कंट्रोल वीकनेसेस है, एंड लाइक व्हाट इज मिसिंग इन दैट एरिया। फिर उसके बाद हम बताएँगे कि उसका इम्पैक्ट क्या है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। देन अ, उसके बाद हमें देना है रिकमेंडेशन। देखो, इम्पैक्ट एंड जो रिस्क होगा, ये आपको ये ध्यान में रखना है, ये आपके ऑन बिज़नेस होना चाहिए, नॉट जस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बिकॉज़ अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का इम्पैक्ट है तो वो रिस्क वाला क्वेश्चन होता है, एंड देन फिर आप रिकमेंडेशन दोगे, फिर आप ये बोलोगे कि ये सॉल्यूशन जो है हम लगा सकते हैं, एंड दैट शुड रिलेट टू जो खराब था उससे। जेनेरिक वॉग आंसर नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट क्या करते हैं, देखो ये बोल देते हैं इससे फ्रॉड हो जाएगा, बट फ्रॉड हो जाएगा कैसे होगा हम ये नहीं बताएंगे, क्या एरिया रिस्क पे हो जाएगा वो हम नहीं बताते, तो हमारे मार्क्स जो है चले जाते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स देते हैं, जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है एक परचेज से रिलेटेड एरिया के। तो देखो, टू illustrate the proper technique for identifying and documenting the control deficiency, let's examine several common weaknesses in the purchase cycle. This table demonstrates the level of detail and analysis required in the answer. अब आपको ध्यान से देखना है कि कैसे वो deficiency आ रही है, कैसे उसके रिगार्डिंगली हम रिस्क को और उसके इम्पैक्ट को डिफाइन करें, एंड देन फिर हम कैसे रिकमेंडेशन दे रहे हैं। तो थ्री पार्टी अप्रोच हम समझते हैं। डेफिशिएंसी ये हमें मिलती है सिनेरियो से ही। तो देखो, नो क्रेडिट लिमिट इस्टेब्लिश फॉर सप्लायर अलाइंग अनलिमिटेड ऑर्डर बाय द परचेजिंग डिपार्टमेंट, कि सप्लायर के रिगार्डिंगली कितनी लिमिट है, उसके बाद और रिन्यू करना पड़ेगा या पहले पेमेंट करना पड़ेगा, वो नहीं कोई लिमिट सेट है। तो इससे होगा क्या कि कंपनी जो है इन्वेंट्री ज्यादा ऑर्डर कर लेगी, जिसके कारण स्टॉक जो है ज्यादा हो जाएगा। स्टॉक ज्यादा होगा तो देखो, एक तरह की मेरी जो है लाइक स्टोरेज कॉस्ट बढ़ने वाली है, या फिर इतना सारा पड़ा है तो वो ऑब्सोलीट हो जाएगा, एंड मेरा पैसा ऐसे ही पड़ा है जो कि मैं कहीं और यूज कर सकती थी, और कल को इसी के कारण कैश फ्लो डिफिकल्टी अराइज हो जाएगी जब मेरे सप्लायर का इनवॉइस जो है ड्यू होगा, क्योंकि पैसे देने हैं बट अभी तो वो सामान बिका ही नहीं है। अब रिकमेंडेशन क्या होगा कि हमें जो क्रेडिट लिमिट है वो बना के चलनी है सारे सप्लायर की, एंड दैट शुड बी बेस्ड ऑन द ऑर्डरिंग पैटर्न, कैश फ्लो प्रोजेक्शन, इन वाले एरियाज को लेके। और उसके लिए हमें क्या चाहिए, कोई सीनियर पर्सन है उसकी अप्रूवल हो फॉर चेकिंग दैट लिमिट, और फिर उसको रेगुलरली जो है रिव्यू किया जाए, मंथली बेसिस चेंज पे चेक किया जाए। दूसरा, इसी की एग्जांपल एक और लिखते हैं। देखो, परचेज ऑर्डर आर नॉट सीक्वेंशियली नंबर, तो अगर वो सीक्वेंशियली नंबर नहीं है या उसको ट्रैक नहीं किया जाएगा तो क्या होगा। अगर कोई, देखो नंबरिंग आपको याद होगा, जब हम छोटे होते थे तो हम अपने नोटबुक्स को भी जो है नंबरिंग करके चलते थे। तो वो क्यों करते थे, नंबर से अगर कोई पेज फटा हुआ होता था तो हमारी क्लास टीचर जो आइडेंटिफाई कर लेती थी, बोलती थी कि ये वाला पेज कहाँ है।
तो उसका मेन पर्पस ये होता है कि कोई मिसिंग है तो उसको हम आइडेंटिफाई जो है कर लें। अब इसके रिगार्डिंगली अगर कोई एरिया मिसिंग है तो उसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है, उससे रिलेटिंग रिस्क क्या होने वाला है, वो समझने की कोशिश करो कि अगर कोई भी ऑर्डर जो है प्रॉपर ऑथराइजेशन के बिना हो रहा है या डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, तो उससे क्या होगा, मेरे पास कोई भी परचेज ऑर्डर अगर मिसिंग है तो वो क्या होगा, लाइक मेरे को फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी का हिंट देके जाएगा, जिसके कारण हमारा सप्लायर के साथ कल को डिस्प्यूट हो सकता है। एंड फिर उसके बाद क्या होगा कि मेरी लायबिलिटी जो है पूरी तरह रिकॉर्डेड नहीं होगी, और लायबिलिटी रिकॉर्ड नहीं होगी तो वो कहेगा भैया पैसे दो, और हम कहेंगे हमने तो देने नहीं, जिसके कारण इश्यूज हो सकते हैं और हमारा कल को फ्यूचर रिलेशनशिप जो है वो खराब होके हो सकता है। देन फिर हम क्या करेंगे, इसी के रिस्पेक्ट में जो है कहीं न कहीं रिकमेंडेशन देंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, सीक्वेंशली नंबर्ड जो है चीज़ें लगा के रखें, परचेज़ ऑर्डर चेक करके रखें, देखें कि चीज़ें जो हो रही हैं या नहीं, परचेज़ ऑर्डर बना के रखो, ऑथराइज़ेशन जो है वो चेक करके रखो, तो हम इन एरियाज़ के ऊपर जो है वर्क कर सकते हैं। देन उसके अलावा मेरे पास और क्या है, डेफिशिएंसीज़ को लेके कि एक ही इंडिविजुअल है, वो ही परचेज़ रिक्विजिशन कर रहा है एंड वही पर्सन जो है ऑर्डर कर रहा है। कोई इंडिपेंडेंट रिव्यू नहीं हो रहा है, तो उससे क्या इम्पैक्ट होगा अगर मैं देखूँ, तो मेरे पास सेग्रीगेशन की ड्यूटी नहीं है। इसके कारण क्या होगा कि जो पर्सन जो है यूज़ कर रहा है एंड जो पर्सन सप्लाई कर रहा है, दोनों पर्सन्स आपस में मिले हुए हैं। तो इससे क्या होगा कि बिज़नेस जो है उन वाले गुड्स के लिए पे करता रहेगा जो कि मेबी उसने परचेज़ ही नहीं किए हैं। तो हम एक्स्ट्रा पेमेंट फालतू में कर रहे हैं, जिसके कारण मेरे जो है लाइक या फिर पेमेंट ऐसे हो रही है इन्फ्लेटेड प्राइस पे, क्योंकि हम आपस में मिले हुए हैं, जिसके कारण कहीं न कहीं पैसा तो बिज़नेस से जा रहा है ना, बिज़नेस का लॉस हो रहा है, तो मेरे एक्सपेंस जो है मिसस्टेट होके आ रहे हैं। तो अब इसी के रिस्पेक्ट में अगर मुझे रिकमेंडेशन देना हो, तो रिकमेंडेशन क्या दूँगी कि सेग्रीगेट करके रखो ड्यूटी। अब वो क्यों करके रखो, हमें ये बताने हैं, ताकि लाइक मेरी मैनेजमेंट की अप्रूवल हो जाए विद रिस्पेक्ट टू दैट एरिया। एंड उससे क्या होगा कि कोई भी स्पेसिफिक एक कोई भी लिमिट सेट कर लो कि इससे ज़्यादा वाली लिमिट के पे ऊपर हमें क्या चाहिए, एक सीनियर पर्सन है, वो जो है अप्रूवल करेगा, तभी पास ऑन होके वो जो है जाएगी। अब परचेज़ेज़ का हो गया, मैं अभी एक और एरिया देखो आपके साथ डिस्कस करती हूँ, मैनेजमेंट लेटर की। तो मैनेजमेंट लेटर क्या है, आपको ये ध्यान में रखना है कि मैनेजमेंट लेटर देखो, हमने बोला कि कमियाँ, हमने परचेज़ेज़ की कुछ कमियाँ डिफाइन की, ऐसे ही सेल सिस्टम में हो सकता है, मतलब हर सिस्टम में ऐसे कुछ कमियाँ हो सकती हैं। तो अब कमियाँ तो अब पता चल गई और हमने रिकमेंडेशन दे दिया। अब ये रिकमेंडेशन हम देंगे कैसे, उसके ऊपर बात आ जाती है। अब उसमें हमारे पास एक टॉपिक एरिया आ जाता है, मैनेजमेंट लेटर। तो देखो, इंटरनल कंट्रोल की जो डेफिशिएंसीज हैं वो मैं दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस एंड अपनी मैनेजमेंट को बताऊंगी, एंड इट्स माय ड्यूटी टू टेल देम दिस इज द एरिया, यहाँ पर कुछ कमी है। तो ये कम्युनिकेशन कैसे होगा, मैनेजमेंट लेटर के फॉर्म में हो सकता है, या फिर इसको लेटर ऑफ मैनेजमेंट बोलते हैं, जिसमें हम क्या बोलते हैं कि ये ऑडिट का प्रोसेस किया गया था और यहाँ यहाँ पर एरियाज में कमियां हैं। तो मैं अब इससे बताऊंगी क्या, देखो ऑडिटर है, ये किसने किया है, इंटरनल ऑडिटर ने किया है, या फिर इंटरनल ऑडिटर, या ये इंटरनल एम्प्लॉयज भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। तो अब वो कम्युनिकेट करेंगे क्या कि ये कमियां हैं जो कि हमने आइडेंटिफाई की हैं, एंड या फिर लाइक बेस्ड ऑन दैट ये कंट्रोल जो है अच्छे नहीं है। तो हम इन एरियाज के ऊपर आपका ध्यान दिलाना चाहते हैं। ये ऑडिटर जो है कब कब बताता है, जब उसको लगता है कि इन एरियाज के ऊपर इम्प्रूवमेंट किया जाता है, एंड ये क्या एरिया उसमें इंक्लूड करना है, क्या नहीं करना है, इट विल डिपेंड अपॉन ऑडिटर्स ओन प्रोफेशनल जजमेंट। और ये डिपेंड करता है बिजनेस के साइज के ऊपर, बिजनेस के ऑपरेशंस के ऊपर, मतलब ये जरूरी नहीं है कि कोई पर्टिकुलर एरियाज उसमें कवर होंगे ही होंगे, तो ये बिजनेस के ऊपर ही डिपेंड करने वाला होता है। मैनेजमेंट लेटर होगा क्या? देखो, डेफिशिएंसीज़ जो है मुझे रिटन में देके चलनी है मैनेजमेंट लेटर की हेल्प से, एंड वो कम्युनिकेट करके चलना है। इससे क्या पता चलता है कि येस परमानेंट रिकॉर्ड है, ये एरियाज़ हैं, ये हमने कवर करने हैं। कम्युनिकेशन हम क्या करेंगे, टाइमली बेस पे होना चाहिए, बिफोर ऑडिट ओपिनियन इश्यू ये तब होना चाहिए, बिकॉज़ ये हमारा देखो पहले होता है हमारा इंटरनल ऑडिटर, फिर एक्सटर्नल ऑडिटर आता है, वो डेफिशिएंसीज़ देता है, और ये मैनेजमेंट लेटर की हेल्प से एक्सटर्नल ऑडिटर ये कमियाँ बताता है। अब ये कमियाँ वो कब बताएगा? ऑब्वियस सी बात है, अगर उसने ये रिपोर्ट जाने के बाद बता दिया तो कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए ये ऑडिट ओपिनियन देने से पहले दिया जाएगा, ताकि मैनेजमेंट को टाइम मिल जाए इन कमियों को एड्रेस करने के लिए।
बट अगर कोई भी एक ऐसा एरिया है जो कि बहुत ही ज़्यादा सीरियस है, इमीडिएट है, तो ऑडिटर क्या कर सकता है, वर्बली पहले बता देगा कि इनको फटाफट ठीक करो एंड देन फिर बाद में कन्फर्मेशन होगा। फिर उसके बाद मेरे पास क्या आता है, मैनेजमेंट लेटर का क्या स्ट्रक्चर होता है। अब हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो उसमें सबसे पहले हमारे पास एक तो एरिया आ जाता है इंट्रोडक्शन का, जिसमें कि हम ये बताते हैं कि इस लेटर का पर्पस क्या है, हम ये बताएँगे एंड कैसे ऑडिट डिज़ाइन किया गया था, क्या-क्या ओपिनियन उसमें है, इसमें क्या-क्या नोट्स हैं, वो सारी चीज़ें हम उसमें कवर करके चलते हैं। देन फिर उसके बाद इसमें क्या आती है, एक्सक्लूसिव समरी मीन्स कि क्या-क्या फाइंडिंग्स हैं, क्या-क्या एरियाज़ हैं उसमें, वो इसमें हम कवर करके चलते हैं। डिटेल फाइंडिंग हम उसमें बता के चलते हैं कि ये कमियाँ हैं, इन कमियों का इम्पैक्ट क्या है एंड दैट्स व्हाई आई एम गिविंग यू सम सॉर्ट ऑफ रिकमेंडेशन, तो वो बता के उसमें दिया जाएगा। फिर उसके बाद हम आते हैं हमारी मैनेजमेंट के रिस्पॉन्सेज़ के ऊपर। अब वो मैनेजमेंट का जो रिस्पॉन्स होता है, वो एक्शन किया जाता है कि लाइक कि क्या उनको डील करने के लिए एक्शन लिया जाएगा। ये इंडिविजुअल रिस्पॉन्सेज़ होते हैं, डिपेंड अपॉन लाइक पॉइंटर टू पॉइंटर, हर एक पॉइंटर का अलग-अलग डिस्कशन बेस्ड पॉइंटर जो है ये चलता है। फिर उसके बाद हमारे पास आता है प्रोफेशनल कंसीडरेशन। प्रोफेशनल कंसीडरेशन में हम क्या करते हैं, मैनेजमेंट का लेटर जो होता है वो किस बेस पे होगा, मेक श्योर दैट दैट शुड बी, आपको बनाना नहीं है बट वैसे आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि इसमें प्रोफेशनली हम बताएंगे कि ये कमियां हैं, ये रिकमेंडेशन है, आप इनको इम्प्रूव करो। मैं उनको क्रिटिसाइज, उनकी इंसल्ट नहीं कर रही हूँ। तो बेसिकली लाइक मैं उनको ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि आप इसको इम्प्लीमेंट इस तरीके से करो। देन फिर उसके बाद हम कहाँ पर जाते हैं, टेस्टिंग ऑफ कंट्रोल्स। कंट्रोल की टेस्टिंग कब कैसे होती है, देखो ऑडिटर ने जैसे ही लाइक ऑडिट कर दिया तो अब उसको क्या करने की जरूरत है, इंटरनल कंट्रोल को चेक करेगा, टेस्ट ऑफ कंट्रोल को चेक करेगा एंड टेस्ट ऑफ कंट्रोल से क्या पता चलता है कि कैसे थ्रू आउट द पीरियड वो ट्रांजेक्शन कैसे जा रही है। ये एक पॉइंट का नहीं है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम है। तो देखो टेस्ट ऑफ कंट्रोल करना है या नहीं करना, ये टोटली डिपेंड होने वाला है ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ऑडिटर क्या करता है, उसको अगर क्लाइंट के यहाँ पर रिस्क ज्यादा लगता है तो उस हिसाब से वो करता है। अगर फुल सब्सटेंसिव प्रोसीजर करता है और अगर उसको रिस्क कम लगता है तो पूरे सब्सटेंसिव प्रोसीजर करने की वहां पर हमें जरूरत जो है नहीं पड़ती है। फिर आती है हमारे पास पॉइंट इंक्वायरी का। लाइक इंक्वायरी में हमारे पास क्या आ जाता है कि जो पर्सन नॉलेजेबल हैं उनसे पूछा जाएगा कि कंट्रोल कैसे लगाया गया था, किसने लगाया था, क्या इशू आया था, आपने इसको लेके क्या चीजें चेक कर ली। तो वो क्या आ गया हमारे इंक्वायरी का एरिया। ये जरूरी है टू गिव द सफिशिएंट एविडेंस। इंक्वायरी जो होगी कब हो सकती है, जब हम मिलके काम करते हैं विद द ऑब्जर्वेशन वगैरह मिलके। तो अब ऑब्जर्व क्या होता है, ऑब्जर्व ऑब्जर्व क्या होता है, लाइव देखना। तो ऑब्जर्वेशन क्या होता है, लाइक प्रोसेस पूरा, लाइक आई एम चेकिंग द प्रोसेस। ये वैसे कुछ की टर्म्स हैं जो कि आप कहीं ना कहीं सब्सटैंसिव प्रोसीजर्स के साथ भी पेयर करके चल सकते हो। तो अब ऑब्जर्वेशन में हम क्या करके चल रहे हैं, देख रहे हैं, चेकिंग कर रहे हैं कि चीजें कैसे चल रही हैं एंड कैसे ऑपरेशन अच्छे से हुए थे। बट इट डजंट टेल्स मी हर ओवर द पीरियड, क्योंकि कभी कैसा है कभी कैसा है। नाउ नेक्स्ट इज इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन क्या होता है, हमारे डॉक्यूमेंटेशन पे होता है। इंस्पेक्ट क्या किया जाता है कि कंट्रोल अच्छे लगे थे नहीं थे, सिग्नेचर्स में चेक कर सकती हूँ, उनको रिव्यू कर सकती हूँ, उनकी डेट्स चेक कर सकती हूँ एंड वो सैम्पलिंग बेसिस पे भी हम कर सकते हैं। रीपरफॉर्मेंस, रीपरफॉर्मेंस क्या होता है, मैंने कोई काम दोबारा से करके देख लिया, रिकैलकुलेट करके देख लिया, तो ये सारे क्या है, मेरी रीपरफॉर्मेंस के एरिया हैं। जिससे कि लाइक कहीं ना कहीं, मतलब अगर मुझे ऐसा कोई एरिया देखना है, कोई काम करना है, तो क्रूशियल एरियाज है, मैं खुद से करके देख लूं। अब इन सब कामों के लिए हमें क्या करना होता है, सैंपल जो है सैम्पलिंग बेस पे चलते हैं एंड सैंपल का साइज होगा डिफरेंट होगा सिचुएशन टू सिचुएशन। तो कितनी आइटम सिलेक्ट करनी है, तो अगर कोई कंट्रोल अच्छे से चल रहे हैं ठीक है, नहीं तो मैं सैंपल जो है साइज जो है बढ़ा सकती हूँ। बट ध्यान रखना चाहिए कि सैंपल आप जिस भी बेस पे ले रहे हो तो वो सैंपल जो है सारी की सारी पॉपुलेशन को कवर करे। एंड ऑडिटर जो है ध्यान रखे कि सैंपल में हमारे कंट्रोल ऑपरेशंस वो सारे एरियाज जो है कवर होनी चाहिए। नाउ कमिंग टू द लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल। देखो हर काम के कुछ फायदे हैं, हर काम के कुछ नुकसान हैं। अब हम अगर बात करें इंटरनल कंट्रोल के, तो इंटरनल कंट्रोल लगाना है या नहीं लगाना है, ये डिपेंड करता है बहुत सारे एरियाज पे, क्योंकि एक अच्छा डिजाइन इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होने के बाद भी कहीं ना कहीं मिसस्टेटमेंट हो सकती है
एंड लिमिटेशंस अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाएं तो कंट्रोल लगाने का फायदा नहीं होता है। तो देखो, अगर मैं इसकी लिमिटेशंस की बात करूं तो सबसे बड़ी बात ये कि कंट्रोल कौन लगाता है? ह्यूमंस। एंड ह्यूमंस आर लाइक प्रोन टू मिस्टेक्स। हमें पता है लोग थक गए, डिस्ट्रैक्ट हो गए, केयरलेस हो गए, तो ये कुछ एरियाज हमारे पास आ जाते हैं। अब एक ये हो गया। दूसरा, कॉल्यूशन। दो और दो से ज्यादा लोग आपस में मिलके कॉल्यूट कर गए, जिसके कारण मेरे कंट्रोल की ब्रीच हो सकता है, तो वो हमारे लिए डिफिकल्ट टू डिटेक्ट हो जाएगा, चाहे कंट्रोल सिस्टम लगा भी है या नहीं। मैनेजमेंट ओवरराइड। देखो, हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि मेरी मैनेजमेंट जो है वो उसका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा जरूरी चाहिए टू हैव अ गुड कंट्रोल सिस्टम इन प्लेस। बट व्हाट इफ कि अगर मेरी मैनेजमेंट जो है वही लेकिन कंट्रोल को ब्रीच कर दे, ठीक है, तो वो मेरे पास एक इशू आएगा कि कंट्रोल अच्छे से चल रहे हैं या नहीं। देन नेक्स्ट इज द कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। जब कभी भी कंट्रोल सिस्टम लगाना है तो मुझे ये ध्यान में रखना है कि कोई भी कंट्रोल लगाने के पीछे उसका कॉस्ट कितना है, एंड देन उसका बेनिफिट कितना है। क्योंकि अगर कॉस्ट जो है ज्यादा है एंड बेनिफिट नहीं है, देन देयर इज नो जस्टिफिकेशन ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दैट सिस्टम। तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करा लो। उसके अलावा देखो, कई बारी कंट्रोल जो हमने लगाए हैं वो आउटडेट हो जाएं, बायपास हो जाएं, तो ऐसा कुछ हो सकता है। एंड ड्यू टू दीज इनहेरिट लिमिटेशन हम कंट्रोल्स को लाइक इन वीकनेसेस को जो है एलिमिनेट नहीं कर सकते, इनको सिर्फ और सिर्फ रिड्यूस कर सकते हैं, बिकॉज देयर इज ऑलवेज अ रिस्क ऑफ एरर एंड फ्रॉड। तो इसीलिए इन लिमिटेशंस को समझना ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है टू अंडरस्टैंड द कंट्रोल बेस्ड सिस्टम। बट ऑडिटर अपना काम करता रहे, ऑडिटर सब्सटेंसिव टेस्टिंग करता रहे, अगर कुछ मटेरियल एरिया लग रहे हैं तो उन पे डिटेल टेस्टिंग करता रहे, एंड देन थिंग्स कुड बी गोन करेक्टली। तो बेसिकली इंटरनल कंट्रोल अच्छा है या बुरा, बट येस इट्स इम्पॉर्टेंट टू हैव अ गुड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इन प्लेस। अब आप लोगों को मैं एक बात बता दूं, इंटरनल कंट्रोल का एरिया इंपॉर्टेंट है। जब कभी भी आपके पास क्वेश्चन आएगा तो ये कैटेगरी वाला क्वेश्चन हमें क्या करना है? कंट्रोल वीकनेसेस एंड रिकमेंडेशन, कंट्रोल जिसके ऊपर ऑडिटर रिलाई कर सकता है, एंड टेस्ट ऑफ कंट्रोल। एंड ये क्या है? वीकनेसेस, रिकमेंडेशन एंड टेस्ट ऑफ कंट्रोल, मींस इन दोनों का कॉम्बिनेशन। तो वीकनेसेस में आप क्या लिखोगे कि क्या गलत है, लाइक उससे क्या होगा इफेक्ट, एंड क्या मींस कि क्या एरिया गलत है, तो ये सिनेरियो से मिल जाएगा, और उसका इफेक्ट क्या है। एंड देन उसके बाद रिकमेंडेशन जो होगा ऑडिटर रेकमेंड करेगा। एंड देन कंट्रोल मींस क्या अच्छा है, उसके अच्छे होने से क्या होगा, एंड देन लाइक उसका इफेक्ट क्या होगा, या इफेक्ट ये इसको सेम ही हम कंसीडर करते हैं। एंड देन टेस्ट ऑफ कंट्रोल की टू चेक दिस, एंड दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड। तो इस तरह का क्वेश्चन है जो कि आपके पेपर में पक्का पक्का एक्सपेक्टेड रहता ही है। मतलब एक क्वेश्चन तो आपके पास ये आना ही है। 16 नंबर का तो मिनिमम एरिया मैं इसमें से एक्सपेक्ट करती हूँ, इससे ज्यादा भी हो सकता है। तो गाइस, आई गेस वी आर डन फॉर दिस, और आई होप आप लोगों को ये कंट्रोल वाला एरिया अच्छे से समझ आया। अब हम जो है हमारे कंट्रोल एरिया के बाद और जो है नेक्स्ट एरिया के ऊपर जाएंगे, बहुत सारे इंपॉर्टेंट एरियाज डिस्कस करेंगे एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे। प्लीज मेक श्योर ऑडिटिंग टफ नहीं है, बट यू हैव टू थिंक लाइक एन ऑडिटर ऑडिटिंग के पेपर में। तो अपना सोच जो है, थॉट प्रोसेस जो है ऑडिटर के हिसाब से रखे, एंड यू आर डन। तो चलिए आज के सेशन ओवर करते हैं, एंड अब नेक्स्ट वीडियो में हम नया टॉपिक जो है डिस्कस करेंगे। थैंक यू गाइस।